हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है रिवीजन। एंड दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर मेड। और आप लोगों ने भी काफ़ी डिमांड करी थी कि वीकली और मंथली बेसिस पे मैराथन सेशंस बनने चाहिए, और इसी वजह से ये मैराथन सेशंस हम करने वाले हैं। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मैराथन सेशंस में क्वेश्चंस आपने किए हैं पहले, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप ये रिवीजन बेसिस पे कर रहे हैं, तो मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आंसर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करिएगा, एनालिसिस करने के बाद आंसर को बताने की कोशिश करिएगा। और एक बार जब वो क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपकी रिवीजन हो सके। आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप रिकॉल करके लिख पाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एक मान लीजिए सतत स्कीम को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया, तो सतत को लेकर जितनी भी चीज़ें आपके ध्यान में आती हैं उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये जो रिवीजन सेशन आप कर रहे हैं, जो टाइम अपना यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूरे तरीके से आपका यूटिलाइज हो पाए और एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ इन क्वेश्चंस में से जो पूछी जाएगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के अंदर करंट अफेयर्स के पोर्शन को अच्छे से कम करने के लिए। एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड दूसरी चीज़ें भी जो हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स भी जो हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वो भी करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर कवर किए गए। सो इन क्वेश्चंस को करें, रिवाइज करें इनको, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिकॉल करेंगे उतना मैराथन सेशंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट। ये आपका जो मैराथन सेशंस है वो शुरू हो रहे हैं और उसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर हम लोग 14 जून पर पहुंच चुके हैं। आई होप आप एमसीक्यूज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उसको देख लेते हैं। तो आज हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे एमएसपी को लेकर रहने वाला है क्वेश्चन, बीट मॉडल के बारे में जानेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर क्वेश्चन रहेगा, अटलांटिक चार्टर को लेकर भी रहने वाला है, एक रेजोल्यूशन 75/260 के बारे में जानेंगे, प्रोजेक्ट सनराइज क्या है, देन आपका प्रबंध पोर्टल, निष्ठा, सम एंड राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारा एक पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट एमएसपी। आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस काफी ज्यादा न्यूज में है आजकल, क्यों न्यूज में है वो भी बताऊंगा। इसको लेकर एमएसपी को लेकर बेसिकली दो स्टेटमेंट दिए, आपको पूछा है कि बताइए करेक्ट क्या है। यहाँ पे पहली स्टेटमेंट कहती है सीएसीपी रेकमेंड करता है एमएसपी 22 मैंडेटेड क्रॉप्स के लिए। तो 22 क्रॉप्स के लिए सीएसीपी के द्वारा ये प्राइस बताया जाता है। एमएसपी जो है वो डिसाइड किया जाता है सीसीईए के द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। टाइम पीरियड मैंने आपका यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, सोचिएगा इसके बारे में। अभी रिसेंटली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो यहां पर बढ़ाया है। किसका? पेडी का। ये भी न्यूज देखी थी, 70 रुपीज के आसपास इसे बढ़ाया गया। पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, ऑयल सीड और पल्सेस का एमएसपी क्यों बढ़ाया? क्योंकि सरकार चाहती है कि किसान ऑयल सीड्स को और पल्सेस को अपने देश में उगाए, क्योंकि अपने देश में इन दोनों ही चीजों की कमी पड़ती है, जिसकी वजह से हमें इन दोनों चीजों को इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर की कंट्रीज में से, और फिर उनको अपना पैसा भी देना पड़ता है। आत्मनिर्भर भारत की वजह से इसको अपनी ही कंट्री में उगाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि हमें प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज को दूसरी कंट्री को ना देना पड़े। ठीक है, पल्सेस के अंदर मैंने आपको बताया था 3 चीजें थी, वो था तुम करके याद करिएगा, TUM। टी स्टैंड फॉर तूर, यू स्टैंड फॉर उड़द, और फिर आपका है मूंग। ये 3 दालें ऐसी हैं जिसको कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए रिसेंटली फार्मर्स को फ्री किट भी दी गई थी, जिसके अंदर इसके सीड्स वगैरह दिए गए थे। तो यहां पर सरकार ने कहा कि आप फ्री किट्स हमसे लीजिए, क्योंकि फ्री किट देंगे तो किसानों को यहां पे मोटिवेशन रहेगा इनको उगाने का। ऑयल सीड को लेकर भी हमारा डिस्कशन जो था वो हुआ था। हमने देखा था कि एडिबल ऑयल सीड जो है या एडिबल ऑयल है, इसको उगाने के लिए भी जो हमारी सरकार है वो काफी सारे एफर्ट्स कर रही है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इसके लिए न्यूज आई हुई थी। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि यूनियन गवर्नमेंट का है, वो फाइनल डिसीजन लेता है एमएसपी के ऊपर, जो कि रेकमेंड किया जाता है सीएसीपी के द्वारा। तो सीएसीपी 22 क्रॉप्स के ऊपर जो है रेकमेंडेशन देता है, बिल्कुल ठीक है। और फाइनल डिसीजन जो होता है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, एमएसपी को लेकर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जितनी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब वैसे अगर आपको मैं ये बताऊं कि जो एमएसपी होता है उसके भी टाइप्स आप देख सकते हैं। मैंने आपको वैसे बताया A2 मेथड होता है, A2 प्लस FL मेथड होता है, और एक C2 मेथड होता है। A2 मेथड में क्या होता है, इसमें सारी जो पेड आउट कॉस्ट होती है, जिसमें आपका यहाँ पर हायर्ड लेबर है, कोई फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, सीड्स का जो पैसा होता है वो सभी इसके अंदर कंप्यूट किया जाता है, और उसके बेसिस पे फ्यूल हुआ, इरिगेशन में पैसा लगा, वो सब यहाँ पर दिया जाता है। A2 प्लस FL के अंदर ये फैमिली लेबर को भी ऐड कर लिया जाता है, तो ये जो अनपेड फैमिली लेबर है उसका पैसा भी इसमें ऐड कर लिया जाता है। C2 जो है काफी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होते हैं, जिसमें फैक्टर्स, रेंटल्स के ऊपर जो फैक्टर्स होते हैं, इंटरेस्ट फोरगोन, जो लैंड है उसको अगर रेंट पे लिया है, या फिर रेंटल उसका फोरगो किया जा रहा है, या फिर जो पैसा लगाया गया वो इंटरेस्ट फोरगो किया जा रहा है, उसको भी यहां पर
कंसीडर किया जाता है? गवर्नमेंट कौन सा मेथड लेती है बताइए? सीएसीपी कंसीडर बोथ A2FL एंड C2 कोस्ट वाइल रेकमेंडिंग MSP। तो ज्यादातर A2FL मेथड को इसके अंदर जो सरकार है वो मानती है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए बीड मॉडल जो है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। बीड मॉडल अभी काफी न्यूज में था, देख लेते हैं बीड मॉडल क्या है। बीड इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। क्या ये महाराष्ट्र का कोई डिस्ट्रिक्ट है? यहाँ पे 80-110 का फॉर्मूला लिया जाता है, ये भी पॉसिबल है। अब ये क्या है ये भी जानने वाली बात होगी। इंश्योरर जो है उसके जो लॉसेज हैं इसमें अनलिमिटेड हो सकते हैं। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, तो यस बीड जो है एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, बिल्कुल ठीक है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहां पर कहा भी था कि जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर को बेसिकली यहां पे कहा गया था कि जो स्टेट वाइड इंप्लीमेंटेशन है बीड मॉडल का वो आप यहां पर लेकर आओ। किसके अंदर? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो जो क्रॉप बीड मॉडल का जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको यहां पर लाने की बात करी गई थी और इसमें 80 एंड 110 का जो फॉर्मूला है उसको यूज किया जाता है। बता देता हूं मैं यहां पे आपको थोड़ा सा, लेट मी मेक सम स्पेस हियर। तो यहां पे जो आपका बीड मॉडल है इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेसिकली एक तो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का जो कि लोकेट करता है ड्रॉट प्रोन रीजन के अंदर जहां पे काफी सूखा पड़ा रहता है, ठीक है। इसमें 80-110 का फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब इसमें है क्या, देखिए द इंश्योरर पोटेंशियल लॉसेज जो होते हैं उसमें रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। तो 80-110 फॉर्मूला में क्या होता है, इंश्योरर के जो लॉसेज हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, वो अनलिमिटेड नहीं रहता है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लेकर आया जाता है। इंश्योरेंस फर्म डज नॉट हैव टू एंटरटेन क्लेम्स अबव 110% ऑफ द ग्रोस प्रीमियम। तो जितना ग्रोस प्रीमियम है, टोटल प्रीमियम, उसका 110% जो है उससे ज्यादा यहां पर जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो एंटरटेन नहीं करती। स्टेट गवर्नमेंट हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ कॉम्पनसेशन अबव 110%। तो मान लीजिए यहां पर लॉस हुआ 50,000 रुपए का और 110 को अगर देखा जाए ये 40,000 होता है। तो इतना जो लॉस है, ये जो कॉम्पनसेशन, ये तो आप इंश्योरेंस कंपनी जो है वो पे करेगी। इसके बियॉन्ड मतलब 10,000 एक्स्ट्रा जो यहां पर लॉस हो रहा है वो किसके द्वारा बियर किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट हैज टू बियर द कॉस्ट ऑफ कॉम्पनसेशन, जो कि 110% के बाहर जाकर हो रहा है। मतलब यहां पे अगर 110% 40,000 बन रहा है तो यहां पे 10,000 जो एक्स्ट्रा है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, जो ब्रिज अमाउंट कहा जाता है इसको, ठीक है। हाउएवर इफ द कॉम्पनसेशन इज लेस देन द प्रीमियम कलेक्टेड, इसमें जो कॉम्पनसेशन है वो प्रीमियम कलेक्शन से कम है, द इंश्योरेंस कंपनी वुड कीप 20% ऑफ द अमाउंट एज हैंडलिंग चार्जेस एंड रीएम्बर्स द रेस्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो कि यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को रीएम्बर्स किया जाता है। तो यहां पर अगर मान लीजिए जो कॉम्पनसेशन है वो 50,000 का है, लेकिन ऑलरेडी यहां पर प्रीमियम जो है वो इससे ज्यादा पे किया जा चुका है, इन दैट केस यहां पर इंश्योरेंस कंपनी क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी 20% जो एक्स्ट्रा है उसको रखकर बाकी स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर दे देगी। खैर यहां पर आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो यस 80-110 फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया जिसमें 110% तक की बियरिंग करी जाती है। इंश्योरर जो है उसका लॉस अनलिमिटेड होता है, नहीं, यहां पे बताया गया कि 110% तक ही पे करेंगे, उसके बियॉन्ड पे नहीं किया जाएगा क्योंकि वो राज्य सरकारें करेंगी। अब राज्य सरकार कह रही है केंद्र सरकार को कि इस तरीके का मॉडल आप भी लेकर आ सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर है। पूछा गया स्कीम के बारे में बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है शेयर करती है 90% ऑफ द प्रीमियम सब्सिडी फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। हो सकता है इसके अंदर 90% जो है वो सरकार के द्वारा पे किया जाता हो। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 भी लेकर आया गया है ताकि 2020 की जो खरीफ सीजन है इसके अंदर रीवैम्पिंग जो है करी जा सके। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा। मैं टाइम आपका स्टार्ट कर देता हूं, सोचिएगा। और यहां पर वैसे अगर आपसे बात करिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, प्रीमियम का जो अमाउंट है वो पूछा जा सकता है और ये याद रखने की जो टेक्निक है वो भी मैंने आपको बता रखी है। तो इसके अंदर कितना कितना जो प्रीमियम होता है वो पे किया जाता है 1.5%, 2% एंड 5%। याद है आपको? सबसे छोटा शब्द है रबी, तो सबसे छोटी परसेंटेज है। खरीफ थोड़ा सा बड़ा शब्द है क्योंकि इसमें अल्फाबेट ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम है। और हॉर्टिकल्चर सबसे बड़ा शब्द है, सबसे ज्यादा अल्फाबेट है तो सबसे ज्यादा प्रीमियम इसके अंदर देना पड़ता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा जो प्रीमियम अमाउंट है वो अलग अलग दिया गया तीनों के अंदर। आते हैं यहां पर वापस। तो यहां पे पहली जो स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90% देती है। देखिए वैसे जनरल स्टेट के अंदर जब भी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है यूजुअली वो 60:40 का होता है जब भी हम जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करते हैं, लेकिन कुछ एरिया में 50:50 भी होता है। लेकिन जब भी हम नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स की बात करते हैं वहां पर ये जो रेशियो है 90:10 ही रहता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ठीक हो जाती है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, बिल्कुल ठीक है। साथ ही साथ इसमें 2020 का जो खरीफ सीजन है इसमें रिवैम्प वर्जन इसका 2.0 लेकर आया गया, ये भी आंसर आपका ठीक हो जाता है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो हो जाएगा डी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए
जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये हमने देख ली। स्कीम जो है वैसे मैं आपको बताऊं तो इसने 5.5 करोड़ फार्मर्स एप्लीकेशन जो है ऑन एन एवरेज पर ईयर इसके अंदर कवर करी जाती है। इसमें जो यहाँ पर किसान है उनका अकाउंट आधार सीडेड रहता है। और नोटेबल एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर मिड सीजन एडवर्सिटी क्लेम्स जो है वो भी आते हैं। और इसके अंदर 30 करोड़ जो है वो तो राजस्थान में अकेले ही आ चुके हैं और वहां पर उसका भुगतान जो है वो भी किया गया। कोई लोकस्ट अटैक होता है, कोई और प्रॉब्लम होती है जहां पर फसल जो है वो नहीं हो पाती है या फिर फसल फेल हो जाती है, तो वहां पर ये जो बीमा योजना है वो काफी ज्यादा किसानों की हेल्प करती है। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड अटलांटिक चार्टर विद यूएस। यूएस के साथ कौन सी कंट्री ने अटलांटिक चार्टर जो है वो साइन किया है? मैंने आपका जो टाइमर है वो स्टार्ट कर दिया। क्या वो यूके है, रशिया है, चाइना है या फिर इंडिया है? सोच समझ के आंसर करिएगा, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट एंड यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उन्होंने एक न्यू वर्जन ऑफ द 80 ईयर्स ओल्ड, तो ये 80 साल पुराना आपका एक अटलांटिक चार्टर था, उसको यहां पर लेकर आया गया। अटलांटिक चार्टर वाज अ जॉइंट डिक्लेरेशन जिसे कि यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो थे उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के साथ साइन किया था एंड इट वाज साइंड इन 1941 एंड मोर स्पेसिफिकली 14 अगस्त को ये किया गया था। ठीक है, 14 अगस्त 1941 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू फॉलोइंग अ मीटिंग विद द टू हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मिले न्यू फाउंडलैंड के अंदर, और वहां पर इसको लेकर आया गया था। तो अभी इसे दोबारा से यहां पर लेकर आया गया है। न्यू वर्जन जो है, सेकंड वर्जन जो है इसका वो साइन किया गया। आंसर आपका हो जाएगा ए। देखिए, जो फर्स्ट वर्जन था और जो सेकंड वर्जन था उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का भी रोल है, कहीं कि इंडिया को कैसे इंपैक्ट करता है वो भी यहां पर आपको पता होना चाहिए। ओल्ड एटलांटिक चार्टर जो था उसने इंडियन नेशनलिज्म को एलियनेट किया था फ्रॉम द वेस्ट, बट द न्यू चार्टर एंड द रीबूटिंग ऑफ द वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन ये फैसिलिटेट करेगा कि इंडिया के साथ कोऑपरेशन जो है यूएस का और इसके अलाइज का वो और भी ज्यादा बेहतर है। देखिए, मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यू एटलांटिक चार्टर जो है उसमें इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा एंड हाउ दिस इंपैक्ट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड चार्टर। नाउ चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। रेजोल्यूशन 75/260 को लेकर पूछा गया, ये जो यूएनजीए का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का है, ये इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग है, किससे रिलेट करता है? ये टाइम मैं आपका स्टार्ट कर देता हूं। क्या ये कोविड से रिलेटेड है, एचआईवी एड्स से है, ब्लैक फंगस से है या फिर ऑल ऑफ द अबव? सोचिए, यूनाइटेड नेशन का ये आपका 75/260 एक रेजोल्यूशन है। हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे उन्होंने अभी 75वां सेशन, 75th सेशन जो था उनका का यूएनजीए का ऑन प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी एड्स, इस सेशन को एड्रेस किया। तो ये किसके ऊपर था? एचआईवी एड्स के ऊपर था। आंसर हो जाएगा बी। हो सकता है हमें लगे कोविड और ब्लैक फंगस काफी न्यूज में तो ये उसके ऊपर हो, तो उसके ऊपर नहीं था। ठीक है, इसी तरीके की चीजें जो है वो यूपीएससी आपसे पूछेगा जो कि कॉमन सेंस को, जहां हम कॉमन सेंस यूज करते हैं उसको डिफीट कर दे। चलिए, रेजोल्यूशन 75/260 ऑफ यूएनजीए डील्स विद इंप्लीमेंटेशन of the declaration of the commitment on HIV AIDS and the political declaration जो कि HIV AIDS के ऊपर किया गया कि उसका इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जा रहा है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये 75th सेशन था जिसे कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा यहां पर एड्रेस किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो 100 डेज और 200 डेज की सीरीज का कोर्स है, बिकॉज योर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम जो है वो धीरे धीरे पास आ रहा है, सो यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स। और इस टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड आपके पास है उसमें आप 100 डेज और 200 डेज का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप 2 आवर्स का टाइम जो है डेली बेसिस पर यहाँ पर डेडिकेट करके दे। देखिए, यहाँ पर जो कोर्सेज हैं उसमें आपको एमसीक्यूज के जो लेक्चर्स हैं, क्लास लेक्चर्स हैं वो दिए जाते हैं। डेली जो आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है वो भी 200 डेज में रहती है। इसके अलावा जो आपकी क्विजेज है वो भी आपको प्रैक्टिस करने के मिलते हैं, और साथ ही साथ जो वीकली आपके मॉक होते हैं वो भी यहाँ पर दिए जाते हैं। एंड वंस यू एनरोल इन दिस सीरीज, आपको ये जो डेली असाइनमेंट्स है वो यहाँ पर डेली कंप्लीट करने पड़ेंगे। एंड जैसे जैसे आप असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते जाएंगे, जो कॉन्फिडेंस होता है वो यहाँ पर आपका एग्जाम को लेकर बिल्ड होता जाएगा कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जो कि हो सकता है अभी उतना ज्यादा डेवलप ना हो पा रहा हो। सो यू कैन एनरोल इन दीज क्रैश कोर्सेज। और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें तो यहाँ पे आपका डे वाइज 500 डेज सीरीज का एक कोर्स है, मिशन यूपीएससी 2022, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, ताकि डेली अगेन जो आपके वीडियोस हैं, जो क्विजेज हैं, जो आंसर राइटिंग है वो कर सके आप, और एक ओवरऑल 360 डिग्री जो प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। जैसे एनसीईआरटी से शुरू करते हुए हम लोग कहां जाते हैं? हम स्टैंडर्ड बुक पे जाते हैं। तो पहले क्या होता है, आप एनसीईआरटी की जो वीडियोस है वो देखते हैं, उसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं, देन यू गो टू द स्टैंडर्ड बुक्स, और उसके बाद आपको वैल्यू एडिड मटेरियल जो होता है वो मेंस के लिए यहां पर मिल जाता है। साथ के साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाती है, साथ के साथ वीकली आपके मॉक टेस्ट भी होते जाते हैं, और डेली आपके क्विजेस भी होते जाते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम। आई होप यहां पर जो भी सारी चीजें एक्सपेक्ट करी जाती है यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर वो यहां पर डाली गई हैं। चलिए,
आप इसको exam.netmark.com के ऊपर जाकर फिगर आउट कर सकते हैं और एक बार इसे चेकआउट करके देख सकते हैं। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि प्रोजेक्ट सनराइज को लेकर है। पूछा गया प्रोजेक्ट सनराइज किससे एसोसिएट करता है। यहां पर 4 नाम आपको वंस अगेन दिए हैं। कोविड लिखा है, HIV लिखा है, TB लिखा है, या फिर नन ऑफ द अबव। प्रोजेक्ट सनराइज भी काफी न्यूज में था, जैसे कि अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा। और यहां पर प्रोजेक्ट सनराइज जो एक इनिशिएटिव है जिसे कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 2016 के अंदर। क्योंकि देखिए अभी रिसेंटली जो ये 75th एड्रेस दिया गया हमारे हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा UNGA का, उसके अंदर HIV एड्स की बात हुई थी। तो देखिए जब ऐसा ही होता है, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सनराइज है इसे 2016 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि HIV एड्स को लेकर ये एड्रेसिंग करी गई थी, तो क्वेश्चन जो है HIV एड्स को लेकर अगर हमने आज से 1 साल 2 साल 5 साल पहले भी लॉन्च किए, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन तब हमें ये लगेगा कि जो यूपीएससी, अरे भाई वो 2016 का क्वेश्चन कैसे पूछ रही है। बट यूपीएससी इज नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन जो 2016 का है, क्योंकि 2021 के अंदर ये पर्टिकुलर जो डिसीज है वो न्यूज में थी और हमारे हेल्थ मिनिस्टर इसको लेकर न्यूज में थे। तो इसको लेकर जो कार्यक्रम चलाए गए हैं वो यहां पर आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई यहां पर हम 2016 का जो यहां पे एक इनिशिएटिव था उसको डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर इसको 2016 में लेकर आया गया था हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि जो HIV की जो प्रेवलेंस है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर खास तौर पे उसको यहां पर टैकल किया जा सके, स्पेशली अमंग द पीपल जो कि ड्रग्स को इंजेक्ट करते हैं। क्योंकि ड्रग्स को भी जो इंजेक्शन है उसको लेकर जब इंजेक्ट किया जाता है तो HIV की प्रेवलेंस जो है वो बढ़ जाती है। यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ऐसे केसेस ज्यादा थे, तो इसी वजह से प्रोजेक्ट सनराइज जो था वो लेकर आया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपको याद हो, एक रेड रिबन एक्सप्रेस, रेड रिबन जो था उसको भी यहां पर लेकर आया गया था, वो भी HIV एड्स के लिए था। साथ ही साथ अगर आपको याद हो, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ सकते हैं। 90s to 90, ये भी एक प्रोग्राम जो था वो HIV एड्स को लेकर भी, इवन TB को लेकर भी लॉन्च किया गया था कि 90% ऑफ दोस्त जिनको की जो कि HIV पॉजिटिव है इन द कंट्री, उसके स्टेटस का हमें पता चलना चाहिए। देन बाकी जो 90% है उनको हम क्या करेंगे, उनको ट्रीटमेंट देंगे। एंड 90% ऑफ दोस्त जिनको ट्रीटमेंट दिया जाता है वो यहां पर इफेक्टिवली वायरल लोड सप्रेशन, मतलब उनके अंदर ये जो वायरल लोड है, वायरस का जो लोड है वो कम होना चाहिए। तो मतलब 90% लोगों को डिटेक्ट करो, उनको यहां पर थेरेपी दो, और ये जो आप यहां पर उनके ऊपर वेरियस ट्रीटमेंट करेंगे उसमें से 90% लोगों के अंदर फायदा हमें दिखना चाहिए। ये भी हम लेकर आए थे। अगर यहां पे याद हो, ग्लोबल फंड भी अवेलेबल है एड्स को फाइट करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया को फाइट करने के लिए, जिसको कि क्या कहा जाता है, GFATM। GFATM अब किसका ATM है? ग्लोबल फंड है, किस किस का? एड्स का, ट्यूबरक्लोसिस का और मलेरिया का। तो ये जब मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सब प्रोग्राम आप लिखिएगा। जो 75वां अभी अधिवेशन हुआ है वो भी लिखिएगा। HIV एड्स को लेकर जो प्रोजेक्ट सनराइज 2016 में लेकर आया गया था ये भी लिखिएगा। आपका जो रेड रिबन इनिशिएटिव है, रेड रिबन एक्सप्रेस भी एक लॉन्च करी गई थी, वो भी लिखिएगा। 90s to 90 भी लिखिएगा, GFATM भी लिखिएगा। आपका एक बेहतरीन मेंस का आंसर होगा जिसमें काफी अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए जो आपका प्रोजेक्ट सनराइज है, नेक्स्ट टॉपिक को हम देख लेते हैं, जो कि आपका पूछ रहा है प्रबंधन पोर्टल को लेकर कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पर प्रबंधन पोर्टल को लेकर सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट कहती है ये एसोसिएट करता है बेटर इंप्लीमेंटेशन और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को, बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए इसको लेकर आया गया। इट विल स्ट्रीमलाइन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ताकि क्या किया जा सके, एक्यूरेट असेसमेंट किया जा सके एक्चुअल कितनी फंड्स की जरूरत है वेरियस स्कीम्स के अंदर। तो यहाँ पे प्रबंधन पोर्टल है या प्रबंध पोर्टल है, टाइम मैंने आपका स्टार्ट कर दिए, इसको आंसर करिए। अभी रिसेंटली हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक ऑनलाइन मॉड्यूल जो है वो लेकर आए हैं फॉर कंपाइलिंग आउट ऑफ स्कूल, जो कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल है उनके डेटा को कोलेक्ट करने के लिए, ठीक है। द कलेक्टेड डेटा विल बी मैप्ड विद स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स ऑन द प्रबंध पोर्टल और समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा का जो प्रबंध पोर्टल है उसके साथ इसे क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा। वैसे जो प्रबंध पोर्टल आपका है, यस वो स्पॉन्सर्ड, जो आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताता है, बिल्कुल ठीक है। और वो ये भी देखता है कि कहां पर कितना फंड की जरूरत है, कहां पर कितना फंड सही तरीके से यहां पर यूज किया जा रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से क्या आंसर यहां पे बी होगा? नहीं, आंसर विल बी डी, क्योंकि आपसे पूछा था कि नॉट करेक्ट आपको बताना है। अगर आपने करेक्ट समझ के आंसर दिया है तो -2 अपने आप को जरूर दे दीजिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां पर वेरियस पेयर्स दिए और आपको मैच करना है और आपको बताना है कि करेक्टली कौन सा यहां पर ये मैच करता है। मैंने आपको टाइम वैसे स्टार्ट कर दिया है, सोच समझ के आंसर करेगा। UDISA क्या ये MIS के लेकर है, मैनेजमेंट, ये आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है एजुकेशन को लेकर, उसको लेकर है। निष्ठा आपका डिजिटल एजुकेशन को लेकर है। शगुन आपका ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। आपको बेस्ट आंसर चूज करना है, जल्दी से बताएं क्या आंसर होगा, फिर हम डिस्कस करने वाले हैं आज के 8th क्वेश्चन को। यहां पर सोचिए
चलिए देखिए, अगर आपको याद हो, निष्ठा जो था कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, अराउंड ज्यादा दिन हो गए हैं वैसे तो, 2 महीने के आसपास का टाइम हो गया, तब ये न्यूज में था। तो निष्ठा जो था वो टीचर ट्रेनिंग को लेकर था। टीचर ट्रेनिंग करेंगे तभी तो वो आगे बच्चों को पढ़ा पाएंगे, लेकिन टीचर ट्रेन ही नहीं रहेंगे, ट्रेन टीचर नहीं होंगे तो बच्चों को भी उतनी बेटर एजुकेशन ये नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड जो है डिजिटल एजुकेशन को लेकर नहीं है, टीचर ट्रेनिंग को लेकर है। सेकंड आपका एलिमिनेट करेंगे तो आप फर्स्ट को, ए को और डी को एलिमिनेट कर जाएंगे। बाकी जो दोनों है बिल्कुल ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन को लेकर वो यूडीआईएससी से रिलेट करता है। शगुन आपका ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में। यहां से ये आपका है निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, क्योंकि टीचर बढ़ेंगे तो ही बच्चे पढ़ेंगे। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। समम के बारे में जानते हैं। SMAM इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। समम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 मंत्रालयों के नाम आपके सामने दिए हैं। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लेकर आया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लेकर आया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा? 4 ऑप्शंस हैं, सोच समझ के आंसर करिएगा। समम की स्कीम जो है, समम जो फुल फॉर्म है, ये आपको पता होती तो इसका आंसर करना इजी हो जाता है। यूपीएससी भी ऐसे करता है, जो स्कीम है उसको शॉर्ट वर्जन में यहां पर पूछते हैं। तो स्कीम जो है समम, इसका जो फुल फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूं। सो इट इज सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के मैकेनाइजेशन को लेकर है, तो मंत्रालय कौन सा होगा? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किए हैं फंड्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन समम स्कीम के अंदर। तो फार्म्स को कैसे मैकेनाइज किया जा सके, इसके लिए यहां पर जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट के द्वारा करी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने समम को 2014-15 में वो लेकर आए थे। तो आपको लगेगा अगर इस स्कीम के बारे में पूछा जाता है, अरे भाई यहां पर जो यूपीएससी उन्होंने 6-7 साल पुरानी स्कीम को पूछ लिया, लेकिन स्कीम चाहे 6-7 साल पुरानी हो, लेकिन इसको लेकर न्यूज दे रखी थी कि इसके लिए जो भी फंड है वो यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है, इसी वजह से ये न्यूज में थी। अंडर इट सब्सिडीज प्रोवाइडेड फॉर परचेज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी। और ये जो सब्सिडी होती है ये 40 to 50% के आसपास की रहती है फॉर स्टेट्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो इनके लिए 100% इसको रखा गया। ठीक है, तो बाकी राज्यों के लिए यहाँ पे 40 to 50% सब्सिडी जो है, जब भी कोई एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करने के इक्विपमेंट्स खरीदने वो रखी जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन स्टेट्स के लिए एंड फॉर एनी अदर स्टेट बेसिकली कहा जाता है इट इज 100% लिमिटेड टू 1.25 लाख पर बेनिफिशियरी। हर व्यक्ति को 1.25 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा, अदरवाइज 1.25 लाख के अंतर्गत है तो 100% पैसा जो है वो केंद्र सरकार यहाँ पर देने वाली है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज ऑल्सो डेवलप्ड अ मल्टीलिंगुअल मोबाइल ऐप भी यहाँ पर लाई गई है, जिसको की कस्टम हायरिंग सेंटर्स कहा गया, CHC फार्म मशीनरी कहा गया, विच कनेक्ट्स फार्मर्स टू द कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर्स, जो कि उनकी लोकेलिटी के अंदर लोकेटेड है। चलिए समम स्कीम से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 10, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है और आपका पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। यहां पर राम प्रसाद बिस्मिल जी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज में थे, क्यों थे वो भी बताऊंगा। ही वाज द मेंबर ऑफ आर्य समाज के मेंबर थे। ही वेंटेड हिज एंग्विश थ्रू हिज पोएम, उन्होंने एक मेरा युद्ध करके पोएम लिखी थी, जिसमें उन्होंने अपने पूरे गुस्से को निकाल दिया था। ही फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन मातृवेदी, उन्होंने एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पर फॉर्म करी थी। और इस तरीके की जो पोएम्स होती थी, वैसे जो उस टाइम के फ्रीडम फाइटर्स थे वो लिखते रहते थे, जैसे भगत सिंह ने भी एक इस तरीके के पोएम और आर्टिकल्स जो वो लिखे हुए हैं। रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर है उन्होंने एक स्पेशल सेरेमनी जो थी वो ऑर्गेनाइज करी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, ताकि जो बर्थ एनिवर्सरी है हमारे फ्रीडम फाइटर राम प्रसाद बिस्मिल जी की, वो यहाँ पर जो है वो कमेमोरेट करी जा सके और वो उसे सेलिब्रेट किया जा सके। नाउ यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन के ऊपर आए तो क्या वो आर्य समाज के मेंबर थे, तो बिल्कुल ठीक है, वो आर्य समाज के मेंबर थे और उन्होंने मातृवेदी करके एक संगठन को भी यहां पर खड़ा किया था। और अगर बात करी जाए यहाँ पे इनका जन्म जो था 11 जून 1897 को हुआ था, एक विलेज के अंदर यूपी के अंदर शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर इस सेरेमनी को किया गया अभी। और साथ ही साथ यहाँ पर और चीजें उनके बारे में बताई जाए तो यस, उन्होंने एक पोएम भी लिखी थी, लेकिन उस पोएम का नाम क्या था? उस पोएम का नाम था मेरा जन्म। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहां पर डिस्कस करी है। करंट अफेयर्स की सीरीज में 15 जून पर हम पहुंच चुके हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम MCQ के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक्स हैं आज के देख लेते हैं। तो एनविजन मिशन के बारे में डिस्कशन होगा हमारा आज, उमलिंग लॉ को देखेंगे, रामकृष्ण मिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, आईडेक्स इनिशिएटिव क्या है इसके बारे में जानेंगे, ऑपरेशन ऑलिव, ऑपरेशन रिडली टर्टल के बारे में भी जानेंगे, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर होने वाले हैं। G7 कंट्रीज को लेकर भी 2 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे।
शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को लेकर। एनविजन मिशन किससे एसोसिएट करता है? क्या ये नासा से करता है, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापानीज एजेंसी से, या फिर इंडियन एजेंसी इसरो से डील करता है? टाइम मैंने आपका यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर हम यहाँ पर डिस्कशन इसका करने वाले हैं। तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? सो यस, यहाँ पे नासा के फुटस्टेप को यूज करते हुए जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ईएसए, उसने अनाउंस किया है दैट इट हैज सिलेक्टेड एनविजन एज इट्स नेक्स्ट ऑर्बिटर, जो कि वीनस को विजिट करेगा समवेयर इन 2030 2030 के आसपास। तो ये जो पूरा मिशन है किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। तो बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नासा जो है वो भी यहां पर वीनस को स्टडी कर रहा है। नासा किसके द्वारा कर रहा है जल्दी से बताएं मुझे। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था वीनस, जिसको कि ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है अर्थ का, क्योंकि साइज की बात करें तो वीनस जो है इसका साइज अर्थ के ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा यहां पर बी। आप मुझे यह भी बताइएगा कि वीनस का जो एक दिन होता है वो अर्थ के कितने दिन के बराबर होता है? वाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन? क्योंकि वीनस को लेकर अभी कुछ प्रोग्राम्स हमने कुछ दिन पहले डिस्कस करे थे और वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि वीनस का एक दिन अर्थ के कितने दिनों के बराबर होता है। और ये चीज एग्जाम से पहले अगर आपको पता चले कि एक दिन वीनस का आपके पास है और अर्थ के ऊपर आपको उतने नंबर ऑफ अर्थ डेज मिले, तो डेफिनेटली तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। ये भी मैंने आपको सिर्फ याद करने के पर्सपेक्टिव से एग्जाम्पल देके समझाया था। चलिए तो ध्यान रखिएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है वो इसके अंदर शामिल है। वीनस के पास कोई मून्स नहीं है और इसे ट्विन प्लैनेट कहने का जो रीजन है वो भी यहां पर दिया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइज की बात करें, मास की बात करें, एवरेज डेंसिटी की बात करें, तो वीनस की नियर अबाउट अर्थ के बराबर ही होती है। सेकंड प्लैनेट होता है क्योंकि पहला मरकरी है, फिर आपका वीनस आता है, फिर आपका अर्थ आता है। ठीक है, साथ ही साथ सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी इसे कहा जाता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए उमलिंगला के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे उमलिंगला इज लोकेटेड एट, कहां पर लोकेट करता है उमलिंगला? अभी न्यूज में था, लद्दाख में है, जम्मू में है, कश्मीर में है, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में, लोकेशन के बारे में बताइएगा। अभी रक्षा मंत्री ने एक पहली फर्स्ट एवर सोलो विमेन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन जो है वो यहां पर फ्लैग ऑफ करी है, इसी वजह से ये न्यूज में थी। ये जो पर्टिकुलर जगह है ये आपकी बेसिकली जो फ्लैग ऑफ किया गया है, ये जो कंचन उगुर संधि से लेकर उमलिंगला पास जो कि लद्दाख के अंदर है वहां तक ये पूरा मोटरसाइकिल का एक्सपीडिशन जाएगा और फिर उमलिंगला पास से वापस ये कहां पर आएगा? उगुर सांदी तक। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। उमलिंगला पास लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड, काफी ऊंचाई पे, 19,300 फीट, काफी ज्यादा ऊंचाई पे है। ठीक है, एंड ओवरटेकन खारदुंगला पास टू बिकम द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो उमलुंगला पास जो है काफी ज्यादा ऑलमोस्ट 20,000 फीट की ऊंचाई कह सकते हैं वहां पर लोकेट करता है और हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड यहां पर लोकेट करती है, जहां पर ये जो सोलो विमेन मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन जो है उनको यहां पर कंडक्ट किया जा रहा है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोड हैज बीन अचीव्ड बाय, किसके द्वारा करी गई होगी? डेफिनेटली बीआरओ के द्वारा, ब्रो के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, किसके अंतर्गत करी गई थी? प्रोजेक्ट हिमंक। जो प्रोजेक्ट हिमंक था उसके अंतर्गत ये रोड जो थी बनाई गई थी। उमलिंगला पास स्ट्रेचिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट 86 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, जो कि कनेक्ट करता है एक तरफ से चिसोमल को या डैमचोक विलेजेस के साथ। ठीक है, तो वेरियस एरियाज को इसके अंदर कनेक्ट किया गया। बोथ दिस विलेजेस दे लाई इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इंडो चाइना बॉर्डर। अगर आप देखेंगे चाइनीज भी जो है अपने बॉर्डर के उस तरफ काफी ज्यादा सेटलमेंट्स कर रहे हैं और वही चीजें इंडिया की तरफ भी करी जा रही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा उमलिंगला पास के बारे में। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका हिस्ट्री से है, लेकिन इसके बारे में न्यूज थी, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट नाउ। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा फाउंड किया गया था? रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद या स्वामी श्रद्धानंद? अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने अपनी ग्रीफ एक्सप्रेस करी है ओवर द डिमाइज ऑफ स्वामी शिवमाया नंद जी महाराज, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण मठ एंड मिशन। तो उनकी यहां पर जो देहांत है वो हुआ है, उसकी वजह से ये न्यूज जो थी वो हमें देखने को मिली और यहां पर रामकृष्ण मिशन जो है उसके बारे में जानने को और भी ज्यादा चीजें मिली। ठीक है, तो यहां पर रामकृष्ण मिशन के बारे में जल्दी से मुझे बताएं कि क्या आंसर होगा? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, सहजानंद या फिर स्वामी श्रद्धानंद? चलिए, तो करेक्ट आंसर यहां पर है स्वामी विवेकानंद। बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल थे, फेवरेट स्टूडेंट थे, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस से कंफ्यूजन हो सकता है कि हो सकता है उन्होंने ये बनाया हो, बट उनके स्टूडेंट के द्वारा ये बनाया गया था। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं।
आईडेक्स इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आईडेक्स इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया, एमएचए के द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी और ही बॉडी के द्वारा। 10 सेकंड्स आपके पास है। आईडेक्स इनिशिएटिव बेसिकली लाया गया था ताकि डिफेंस सेक्टर के अंदर एक इनोवेशन लाई जा सके और एक जो सेल्फ डिपेंडेंस कहते हैं ना, जो वो लेकर यहां पर आई जा सके। तो इनोवेशन को यहां पर बढ़ावा देने की बात करी गई थी, साथ ही साथ सेल्फ रिलायंस को अचीव करने की यहां पर बात करी गई थी। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर ने इसके एक बजट को अप्रूव किया जिसमें 498.8 करोड़ का जो बजट है वो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, आईडेक्स की फुल फॉर्म क्या है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, इसके लिए ये यहां पर लेकर आया गया है। और ये जो है ये आईडेक्स जो है दिस चैलेंज इज गिवन अंडर डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो 5 सालों के अंदर इसमें जो काफी ज्यादा इनोवेशन है वो आपको देखने को मिलेगी। एलोकेशन भी किया जा चुका है और इसे लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो सी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आईडेक्स है किस चीज के लिए, आईडेक्स इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अप्रैल 2018 के अंदर। आज की न्यूज नहीं है, अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। आज के न्यूज में आया, रिसेंटली न्यूज में आया कि 500 करोड़ 498 करोड़ जो है वो इसके लिए एलोकेट किया गया। इसी वजह से कई बार सोचा जा सकता है कि भाई आईडेक्स तो न्यूज में 2018 में था, तो यूपीएससी 3 साल पुरानी न्यूज क्यों पूछ रहे हैं, तो क्या हमें 3 साल पुराने करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। सी मोर प्रिसाइजली अगर बात करी जाए तो 1 साल के करंट अफेयर्स काफी रहते हैं, फिर भी आप चाहें तो 1.5 साल को भी कवर कर सकते हैं, बट 1 साल मुझे लगता है कि काफी रहने चाहिए। तो यहाँ पे आईडेक्स इनिशिएटिव को जिक्र पीछे जाकर 2018 का इसलिए किया गया क्योंकि आईडेक्स अभी दोबारा से न्यूज में था। ठीक है, आईडेक्स एम करता है कि सेल्फ रिलायंस हमें करना है डिफेंस सेक्टर के अंदर, इनोवेशन को फोस्टर करना है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना है डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर बाय एंगेजिंग इंडस्ट्रीज, जिसमें एमएसएमई भी शामिल है, स्टार्टअप भी शामिल है, इंडिविजुअल इनोवेटर्स, आरएनडी इंस्टीट्यूट्स एंड एकेडमिया जो है वो भी यहां पर शामिल है। तो सी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आईडेक्स को लेकर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लेक्चर जो है हमारा हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ऑपरेशन ऑलिव किससे रिलेट करता है, नाम से ऑलिव लग रहा है तो हो सकता है ऑलिव रिडले टर्टल हो, ऑलिव ट्री भी हो सकता है, ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, नन ऑफ द अबव। ऑलिव ऑयल भी हो सकता है क्योंकि आजकल हम ऑयल की जो उपज है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, एडिबल ऑयल्स की बात कर रहा हूं, और यहां पर इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी काफी काम कर रही है। लेट्स सी आप इसके आंसर को कर पाते या नहीं कर पाते। तो रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने प्रेस किया है इनटू सर्विस एन एयरक्राफ्ट फॉर ऑपरेशन ऑलिव, ताकि ऑलिव रिडली टर्टल को बचाया जा सके। यहां पर देख लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि ऑलिव रिडली टर्टल्स की जो जान है वो बचाई जा सके, और इसके लिए नया सा एक एयरक्राफ्ट जो है वो भी ऑपरेशन ऑलिवा के लिए लेकर आया गया है। तो ऑपरेशन ऑलिवा, ऑलिवा कर लीजिएगा इसको। तो ऑपरेशन ऑलिवा किससे या ऑलिव किससे रिलेट करता है, ए से, ध्यान रखिएगा। ऑलिव रिडली टर्टल को लेकर ये पूरा जो ऑपरेशन है वो लेकर आया गया है। तो ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन हम ऑपरेशन ऑलिव और रादर कहा जाए तो ऑलिव रिडली टर्टल जो इनको लेकर करने वाले, इवन दो वो क्वेश्चन हमने पहले जो ये फैक्ट्स हैं सारे डिस्कस किए हुए हैं, जहां पे मैं आपसे आईयूसीएन स्टेटस भी इनका पूछने वाला हूं। क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज आपके पास अवेलेबल है फॉर द डे वाइज प्रिपरेशन, जिसमें आप डेली बेसिस पे वीडियोस को कंप्लीट करके अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। इवन जो लोग 2021 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं वो भी क्रैश कोर्स के तौर पे क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज के अंदर एनरोल करा सकते हैं, क्योंकि 200 डेज को कवर करना अभी भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके अंदर 2 to 2.5 आवर आपको डेली देना होता है, जिसमें आप कोशिश करिएगा कि जो आपके असाइनमेंट्स के तौर पे वीडियोस दिए गए हैं उसे देख लीजिएगा, साथ ही साथ आप क्या करेंगे जो एमसीक्यूज दिए वो देख लीजिएगा, वो प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ऑल इंडिया लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करिएगा, मॉक टेस्ट जो है वो भी यहाँ पर अटेम्प्ट करिएगा, जो मेंस के क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आप चाहें तो लिखिएगा भी, नहीं तो उसे प्रीलिम्स के बाद भी लिख सकते हैं। चलिए यहां से आप exam.netmock.com पर जाकर इस कोर्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो मैंने आपको कहा कि ऑलिव रिडली टर्टल को लेकर पूछा गया, ऑलिव रिडली टर्टल को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ये एक स्मॉलेस्ट और अबंडेंट है पूरे सी टर्टल्स के अंदर, तो जितने भी सी टर्टल्स अवेलेबल है उसमें सबसे छोटे और सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले हो सकता है। आईयूसीएन स्टेटस इसका क्या है, वल्नरेबल, और ये गर्म पानी में वार्म वाटर्स के अंदर पाए जाते हैं। टाइम मैंने आपका स्टार्ट कर दिया है, सोच समझ के आंसर करिएगा। ये जो बेसिकली आपके ऑलिव रिडली टर्टल्स होते हैं ये अपनी मास नेस्टिंग साइट्स के लिए जाने जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है एरीबाडा। ठीक है, एरीबाडा साइट्स के लिए जाने जाते हैं जहां पे थाउजेंड्स ऑफ फीमेल्स दे कम टुगेदर एक बीच के ऊपर और अपने एक्स को ले करते हैं वो।
ठीक है। ऑलिव रिडली टर्टल स्मॉलेस्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक है, एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल सी टर्टल्स है पूरी दुनिया की बात करी जाए तो। आईयूसीएन स्टेटस जो है क्या वो वल्नरेबल, ठीक है, बताएं। यस, वल्नरेबल यहां पर ठीक हो जाता है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपके ठीक है, और ये गर्म पानी में ही पाए जाते हैं, तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर तो हो जाएगा आपका डी। दीज टर्टल्स आर कार्निवोरस एंड गेट देयर नेम फ्रॉम द ऑलिव कलर्ड का इनका जो बेसिकली बाहर का अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। सो दिस इज ऑफ द ऑलिव कलर, जो इनका बाहर का आपका कवर होता है। सो ये जो शेल जो इनका है वो ऑलिव कलर का होता है, इसी वजह से इन्हें ऑलिव रिडली टर्टल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दे माइग्रेट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बिटवीन फीडिंग एंड मीटिंग ग्राउंड्स इन द कोर्स ऑफ अ ईयर। और एरीबाडा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। चलिए ध्यान रखिएगा, डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर है। पूछा गया इनमें से कौन सा रेयर अर्थ एलिमेंट या फिर मेटल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो पहला है सीरियम, सेकेंड है टर्बियम, देन है आपका प्रोमीथियम। तीन आपके सामने दिए हैं, जल्दी से बताएं इसमें से कौन सा रेयर अर्थ मेटल नहीं है। दे आर सेट ऑफ 17 मेटालिक एलिमेंट्स, 17 मेटालिक एलिमेंट्स हैं। दीज इंक्लूड्स 15 जो ऐसे हैं जो कि सिमिलर नेचर के हैं और आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर भी मिल जाएंगे। दो थोड़े से अलग हैं, जिसके अंदर हम स्कैंडियम और साथ ही साथ ये टीरियम, इन दोनों को ऐड करते हैं। दैट शो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इन द सिस्टम। लेकिन अभी आपके सामने तीन है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट, अगर आपने कल हिंदू एनालिसिस देखा है, उसके अंदर चाइना के बारे में काफी बात करी गई थी, राइट, कि जो रिजर्व्स है सबसे ज्यादा चाइना के पास है, और यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न नेशन इसको लेकर काफी परेशान भी हैं। और यही रीजन है जब G7 के अंदर यूएस और यूके इसको अपोज करता है, किसको, चाइना को अपोज करता है। जर्मनी, इटली उसको अपोज नहीं कर पाते, इवन यूरोपियन यूनियन भी उसको अपोज नहीं कर पाता। रीजन उसका यही है क्योंकि चाइना के ऊपर उनकी डिपेंडेंस है। नाउ, क्या सीरियम एक रेयर अर्थ मेटल है? बिल्कुल ठीक है। टर्बियम है, बिल्कुल ठीक है। प्रोमीथियम है, तीनों ही है। तो आपसे पूछा था कि इनमें से कौन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारी ही रेयर अर्थ मेटल के अंदर आती है। 17 नेम्स जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज ये नाम आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द 17 रेयर अर्थ आर सीरियम है इसमें, देन डाइस्प्रोसियम है इसमें, एर्बियम है, देन यूरोपियम है, देन आपका गेडोलिनियम है, ओल्मियम है, देन आपका लेंथनम है, देन ल्यूटेनियम है, नियोडाइमियम है, प्रेसोडिमाइमियम है, प्रोमेंथियम है, स्पेरियम है, स्कैंडियम है, टर्बियम, टीलियम, वाइटबियम एंड फाइनली वाइटीरियम है। तो ये थोड़े से नाम आपको अजीब लग सकते हैं, लेकिन एक दो बार गो थ्रू करेंगे तो एग्जाम में आपको इसे रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाएगा। कुछ इसकी एप्लीकेशन जो है वो भी देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपसे पूछ ली जाए। तो यहाँ पर एक बार मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। सो वाइटीरियम की बात करें तो इसका इंडस्ट्री के अंदर, टेलीविजन के अंदर, यहाँ पर देखिएगा क्योंकि एप्लीकेशन पूछी जा सकती है। वाइटीरियम के आगे दे देंगे टेलीविजन, ठीक है। देन आपका स्कैंडियम के आगे दे देंगे बाइसिकल, दोनों ही ठीक है। देन समेरियम के आगे दे देंगे मिसाइल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समेरियम का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर मिसाइल के अंदर किया जाता है। वाइटीरियम का जो इस्तेमाल है, इवन यूरोपियम का जो इस्तेमाल है, वो इंडस्ट्रीज के अंदर, टेलीविजन के अंदर किया जाता है। देन आपका सीरियम है, दैट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के अंदर किया जाता है। देन आपका नियोडाइमियम है, इसका इस्तेमाल किया जाता है परमानेंट मैग्नेट्स, जो कि इंडस्ट्री के अंदर खासतौर पर यूज करी जाती है। सेल फोन्स के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, हेडफोन्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन प्रेसियोडाइमियम जो है सिगरेट लाइटर्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन आपकी है लेंथेनियम, तो लेंथाना जो है इट्स यूज टू मेक द ग्लास ऑफ द कैमरा लेंसेज एंड नाइट ग्लासेस। तो अगर आप देखेंगे आईटी के जितने प्रोडक्ट्स हैं आपके, और साथ ही साथ जो टेक प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा होता है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। पुट द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल के तौर पे आप बताइए किस कंट्री के पास रेयर अर्थ मेटल ज्यादा है और कम है। यहां पर 3 कंट्रीज के नाम आपके सामने दिए, बर्मा, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर। नाउ 10 सेकंड्स मैंने आपके यहाँ पे शुरू कर दिए। वैसे बात करी जाए चाइना के पास तो बहुत ज्यादा रिजर्व है, चाइना तो नंबर 1 पे आता है, और चाइना के बाद दूसरा नंबर जो है वो आता है यूएस का। इंडिया के पास भी ठीक ठाक से रिजर्व है, लेकिन उतने ज्यादा नहीं। चाइना से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास बहुत ही कम है। यहाँ पे अगर आप देखिए, मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ, चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। थोड़ा सा मैग्नीफाई भी कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए एक बार, दिस इज द मैप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड एज ऑफ 2020 बाय कंट्री। चाइना देखेंगे 57, ऑलमोस्ट 58% के यहाँ पर रिजर्व चाइना अकेले के पास है। यूनाइटेड स्टेट्स भी इससे 1/3 भी नहीं है, उससे भी कम। तो यूनाइटेड स्टेट्स दूसरे नंबर पे है, फिर बर्मा का नंबर आता है, ऑलमोस्ट पास में ये यूनाइटेड स्टेट्स के। ऑस्ट्रेलिया 7% है ऑलमोस्ट। मेडागास्कर का नंबर आता है फिर 3.29%। इंडिया देखिए, आप कह सकते हैं कि 50th पार्ट जो है ना चाइना का, वो हमारे पास होता है। तो इंडिया का 1.23% है, फिर रशिया का नंबर आता है, थाईलैंड, ब्राजील, वियतनाम
और यहाँ पे फिर आपका बुरुंडी का नाम, ठीक है। तो इसी वजह से यूरोपियन कंट्रीज जो है, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज यहां पर और खासतौर पे यूरोपियन यूनियन यहां पर घबराती है, इवन तो यूनाइटेड स्टेट्स उनके ऊपर प्रेशर डालता है, लेकिन चाइना को फिर भी अपोज नहीं किया जाता, बिकॉज उनको पता है कि उसके बाद क्या होगा, रेयर अर्थ मेटल्स का जो एक्सपोर्ट है वो चाइना के द्वारा हो सकता है रोक दिया जाए। अगर आप देखेंगे बर्मा जो था कितने नंबर पे था, तीसरे नंबर पे था, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पे था, मेडागास्कर पांचवें नंबर पे था, फिर इंडिया का नंबर था। तो ये ऑलरेडी आपको सीक्वेंस के अंदर दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चाइना की जो डोमिनेंस है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि अगर हम अपनी ई वेस्ट को रिसाइकिल करना शुरू करें तो उसमें से ही काफी सारी ये मेटल्स जो है वापस हमें मिल जाएंगे, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारी डिपेंडेंस जो है वो दूसरे देशों के ऊपर कम करी जा सकती है। खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कहा गया था कि अगर आप रिसाइकिल अच्छे से करते हैं तो 30% डिपेंडेंस आपकी चाइना के ऊपर से खत्म हो सकती है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं, जो कि पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट G7। G7 को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर सही है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड इन 1975, इसे 1975 के अंदर बनाया गया था। सेकेंड, ऑल द G7 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ G20। हो सकता है G7 हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। मैं टाइम आपका स्टार्ट कर देता हूं, सोच समझ के आंसर करिएगा। क्या ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और क्या 1975 में बनाया गया था। देखिए जो ब्लॉक है इट मीट्स एनुअली टू डिस्कस द इश्यू ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जैसे कि इकोनॉमिक इश्यूज जो होते हैं उसको डिस्कस करने के लिए एनुअल तौर पे ये मिलता है, ठीक है। और इसमें ग्लोबल जो गवर्नेंस के इश्यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया जाता है। तो इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा, सिक्योरिटी इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा, इसके साथ साथ एनर्जी पॉलिसी इशू को यहां पर डिस्कस किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसके ऊपर डिस्कशन यहां पर किया जाता है। G7 कंट्रीज जो है उसके बारे में बात करी जाए तो यूके हुआ, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूएस इसके अंदर शामिल है। कभी रशिया भी हुआ करता था, लेकिन फिर क्रीमिया के एनेक्सेशन की वजह से 2014 के अंदर उन्हें एग्जिट कर दिया गया था। नाउ इज इट एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। इसे 1975 में इसका गठन किया गया था, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ब्लॉक ये हर साल मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगर मैं आपसे पूछूं क्या G7 कंट्रीज जितनी भी हैं क्या वो G20 का पार्ट है, यस और नो, ये मुझे आंसर करेगा। मीनवाइल मैं आपको क्वेश्चन का आंसर भी बताता हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सभी G7 कंट्रीज G20 कंट्रीज का पार्ट है। मतलब अगर G20 एक आउटर सर्कल, एक बिगर सर्कल है, तो G7 एक स्मॉलर सर्कल है। देखते हैं इसके बारे में भी। चलिए तो ऑल द G7 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ G20, बताएं यस। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। जितनी भी G7 कंट्रीज है वो आपकी G20 कंट्रीज का पार्ट है। इसका हेडक्वार्टर क्या जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, सोचिए। नो, तो यहां पर बात करी जाए, पहली बात तो जो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दी वो तो करेक्ट है, लेकिन इसका कोई अपना फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर भी नहीं है। डिसीजन टेकन बाय लीडर्स ड्यूरिंग एनुअल समिट्स वो बाइंडिंग भी नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर डिस्कस करी है ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अपना कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है, इवन डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग बाय द G7 कंट्रीज। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि G7 को लेकर ये देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीजें पूछी गई है। सो G7 कंट्रीज को लेकर बताइए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बेसिकली 3 इनके जो सेशंस हुए उनके बारे में है। दिस ईयर समिट जो है वो यूके के अंदर करी जा रही है, पॉसिबल है। लास्ट ईयर समिट जो थी वो यूएस के अंदर होनी थी, हो सकता है। लास्ट समिट जो करी गई थी 2019 के अंदर फ्रांस के अंदर करी गई थी। नाउ सोच समझ के आंसर करिएगा, टाइम मैंने आपका स्टार्ट कर दिया है। और वैसे आपको बताऊं जो इस साल की समिट हुई है इसके अंदर नॉन G7 मेंबर्स को भी यहां पर एंट्री करवाई है, मतलब नॉन G7 मेंबर्स जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। और नॉन G7 मेंबर्स कौन से थे यहाँ पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दोनों ही क्वाड मेंबर्स हैं, साथ ही साथ साउथ कोरिया, और इसके अलावा चौथा मेंबर कौन था बताइए जल्दी से, साउथ अफ्रीका। इनको भी यहां पर इनवाइट किया गया था। चलिए आते हैं यहां पर, दिस ईयर समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूके। तो यस इस साल जो है यूके के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया गया। लास्ट ईयर इसे यूएस में करना था, लेकिन हुआ क्या, लास्ट ईयर इसे यूएस में नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द कोविड-19। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। और उससे पहले एक्चुअल 2019 में प्री कोविड टाइम में जो समिट हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। डी आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। दिस ईयर समिट वाज होस्टेड बाय द यूके। लास्ट समिट जो थी वो G7 जो थी वो 2019 के अंदर हुई फ्रांस के अंदर, और 2020 जो बीच में एक साल था यूएस के द्वारा करी जानी थी लेकिन हो नहीं पाई। आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा
सो यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलते हैं करंट अफेयर्स की सीरीज में 17 जून पर हम पहुंच चुके। आज के जो टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं, जो 10 एरियाज को हम कवर करने वाले हैं। पुलित्जर अवार्ड के बारे में डिस्कशन हमारा होगा, CAA के बारे में जानेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ को डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर आर्म्स को लेकर भी हमारा डिस्कशन रहने वाला है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ADP के बारे में जानेंगे, देन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर एक क्वेश्चन देखेंगे, देन ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी न्यूज में था, इनके बारे में जानते हुए राजपर्वा के बारे में जानेंगे, देन रायमोना नेशनल पार्क को लेकर एक क्वेश्चन है और एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन जो आज हम देखने वाले हैं। नाउ आते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट पुलित्जर अवार्ड गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। पूछा जा रहा है कि पुलित्जर प्राइज किस कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। क्या ये जर्नलिज्म में दिया जाता है, लिटरेचर के अंदर, म्यूजिकल कंपोजिशन या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया। टाइम मैं आपका स्टार्ट कर देता हूँ, 10 सेकंड्स आपके पास हैं। अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, द हिंदू के अंदर ही न्यूज थी। इंडियन ओरिजिन के एक जर्नलिस्ट है जिनको कि पुलित्जर प्राइज दिया गया था फॉर एक्सपोजिंग चाइनाज वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिटेनिंग मुस्लिम्स। जो उइगर मुस्लिम्स के ऊपर ये लोग पूरा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उसको लेकर एक जो आर्टिकल था एक जर्नलिस्ट के द्वारा लिखा गया था, उन्होंने पूरा इसका कच्चा चिट्ठा जो था वो खोल के रख दिया था। तो यहाँ पर जर्नलिस्ट तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये न्यूज को लेकर भी मैंने आपको बताया था, हिंदू में ये न्यूज थी। तो वन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका होगा ही होगा, लेकिन वो आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। रीजन इज क्योंकि वो चारों ही ऑप्शन के अंदर दिया गया है। इसके अलावा इट इज दिस पर्टिकुलर अवार्ड ये दिया जाता है न्यूज़पेपर के अंदर कोई अचीवमेंट होती है, ठीक है, मैगजीन को लेकर, ऑनलाइन जर्नलिज्म को लेकर, म्यूजिकल कंपोजिशन को लेकर, ठीक है, इवन लिटरेचर को लेकर भी, तो ध्यान रखिएगा। तो पहले जो 3 इसके अंदर कैटेगरीज हैं वो इन्वॉल्व है, 4th कैटेगरी यू कैन अवॉइड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें नहीं है उसे एलिमिनेट करिए, सो आंसर विल बी बी। ठीक है, तो किस किस एरिया में पुलित्जर प्राइज दिया जाता है, अभी जर्नलिज्म के लिए दिया गया है, और ये जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिकल कंपोजिशन, न्यूज़पेपर में कोई अचीवमेंट्स हैं, मैगजीन या फिर ऑनलाइन जर्नलिज्म के लिए भी दिया जाता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो दिस वाज अबाउट द पुलित्जर प्राइज। वैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक भी बताऊं तो पुलित्जर प्राइज 2021 जो है रिसेंटली एक इसको दिया गया, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, यहां पर जस्ट अ सेकंड, इफ यू वांट द नेम आई कैन टेल यू द नेम आल्सो। नेम इज, वैसे देखिए यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा नाम, लेकिन अगर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पर पूछ लिया जाए। सो मेघा राजा गोपालन, ठीक है, इंडियन ओरिजिन की जर्नलिस्ट है और ये यूएसए का हाईएस्ट जर्नलिज्म अवार्ड जो है इनको दिया गया है। इसे 1942 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था और आपके जर्नलिज्म के अंदर 21 कैटेगरीज हैं, जिसमें आपकी पब्लिक सर्विस है, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग है, लोकल इन्वेस्टिगेशन है, और साथ ही साथ इसमें लोकल रिपोर्टिंग आती है, एडिटोरियल राइटिंग। तो काफी सारे ऐसे आपके एरियाज है जिसमें इसको दिया जाता है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट एरिया जो था मैंने आपको कुछ कैटेगरीज के बारे में भी यहाँ पर बता दिया, और साथ ही साथ वेरियस 21 कैटेगरीज में दिया जाता है इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ पर जो विनर है उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है और $15,000 का जो कैश अवार्ड है वो भी दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो आपका CAA जो है उसको लेकर 2 स्टेटमेंट दिए और आपसे पूछे बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। यहाँ पर तो यहाँ पर जल्दी से टॉपिक को अंडरलाइन करें, जो चीज पूछी है करेक्ट वो भी आपको बताना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द CAA इज टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू persecuted minorities, जिसमें हिंदू, सिख, जूस, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियंस फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान शामिल है। तो ये सिटीजनशिप देने के लिए एक पर्टिकुलर एक्ट लेकर आया गया। ये एक्ट पूरे इंडिया के अंदर अप्लाई होता है। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। अभी द हिंदू के अंदर न्यूज थी जिसमें होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पर मेंटेन किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो पावर है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दी गई है। 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो कि पाकिस्तान के साथ जिनकी बाउंड्री लगती है, 5 स्टेट्स के अंदर, उनको सिटीजनशिप, यहाँ पर जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप, जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको सिटीजनशिप देने का जो राइट है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया गया है, जो कि कहाँ से आए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेबरिंग कंट्री में से बांग्लादेश में से यहाँ आते हैं। और ये भी कहा गया कि इसका CAA से कोई लेना देना नहीं है। खैर वो तो हमारी कंट्रोवर्सी थी। यहाँ पर अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। सो ऑब्जेक्टिव CAA का क्या है, इंडियन सिटीजनशिप को प्रोवाइड करना। सो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ CAA इज टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन शामिल है, जो कि कहां से आती हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू, सिख की बात करी है, जैन की बात करी है, बुद्धिस्ट, पारसीज की और क्रिश्चियंस की बात करी है। द एक्ट अप्लाइज टू ऑल ओवर इंडिया। सो द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा, मिजोरम, असम एंड मेघालय बिकॉज ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल। तो आपके जो AMTM वाले जो राज्य हैं उसके अंदर जो आपके
ट्राइबल एरियाज है, ठीक है, जो आपके शेड्यूल्ड एरियाज है, वहां पर ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ऑल्सो एरियाज दैट फॉल अंडर द इनर लिमिट नोटिफाइड अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जो 1873 के अंदर आया था, वो भी इस एक्ट के परव्यू से बाहर रखे गए हैं। देखिए यूपीएससी आप जानते हैं एक्सेप्शन पे खेलता है, एक्सेप्शन वाली चीजें काफी ज्यादा पूछता है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है कि एक्ट अप्लाइज टू ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, तो ये एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट जो है, इसकी कुछ एक्सेप्शन भी है, क्योंकि ये ट्राइबल एरियाज जो त्रिपुरा के हैं, मिजोरम के, असम के, मेघालय पे वहां पर अप्लाई नहीं होता है, और ऐसे इनर लाइन नोटिफाइड एरिया जो कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के अंदर आते हैं, वहां पर भी ये अप्लाई नहीं होता है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था, लेकिन आपको एक्ट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन जो है कहां पे बेसिकली एक्ट कहां पे अप्लाई होता है, ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर पूछा गया। यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन के क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं, ये आपको बताना है। जो यहां पर दल बदल विरोधी कानून जो है, उसके अंदर क्या इफ एन इलेक्टेड मेंबर गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी, तो क्या वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई होता है? मे बी। सेकंड दिया है इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एंड ऑफ 6 मंथ्स, तो यहाँ पे 6 महीने के बाद अगर नॉमिनेटेड मेंबर जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है, तो वो भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होता है, पॉसिबल है। इफ देयर इज अ मर्जर बिटवीन 2 पॉलिटिकल पार्टीज, अगर मर्जर होता है, क्या वहां पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होता है? लोक जनशक्ति पार्टी एमपी जो है वो रिवोल्ट कर रहे हैं अगेंस्ट चिराग पासवान, इस वजह से न्यूज थी। जो न्यूज है वो पॉलिटिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस न्यूज के अंदर जो यूपीएससी का कॉन्सेप्ट है वो आपका एंटी डिफेक्शन को लेकर है। नाउ इफ एन इलेक्टेड मेंबर्स गिव्स अप हिज मेंबरशिप, में आपका टाइम स्टार्ट कर देता हूं वैसे यहाँ पर, अगर कोई भी इलेक्टेड मेंबर अपनी मेंबरशिप को छोड़ देता है ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरली और फिर जाकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, तो यहां पर जो आपका डिस्क्वालिफिकेशन का केस है वो उसके अगेंस्ट में बनता है। सो ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन वो बन जाता है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। इफ एनी नॉमिनेटेड मेंबर्स, देखिए 2 तरीके के मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। इलेक्टेड जो इलेक्ट होकर आते हैं, नॉमिनेटेड जिसको कि नॉमिनेट किया जाता है। नाम से ही जाहिर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं दे ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द एंड ऑफ 6 मंथ्स, तो वहां पर इनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। तो ये भी इसका क्राइटेरिया बनता है। द 10th शेड्यूल सेज दैट इफ देयर इज अ मर्जर बिटवीन 2 पॉलिटिकल पार्टीज, ये डिफेक्शन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। और वैसे भी आपको याद होगा 2/3 पार्टी या इससे ज्यादा मेंबर भी छोड़ के जाते तब भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। इफ देयर इज अ मर्जर बिटवीन द पार्टीज, ये कोई ग्राउंड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि पहले जो 2 हैं वो ग्राउंड बनते हैं किस चीज के? डिस्क्वालिफिकेशन के। खैर यहां से आगे बढ़ते हुए, वैसे इंडियन पॉलिटी का आपका क्वेश्चन था, लेकिन आप जानते हैं जो भी चीजें स्टैटिक हमारे एग्जाम के लिए है, चाहे वो स्टैटिक ज्योग्राफी हो, स्टैटिक पॉलिटी हो, स्टैटिक हिस्ट्री हो, वो चीजें अगर न्यूज में आती हैं तो वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। उससे पहले एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, इसके कुछ क्लॉजेस जो है वो पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लेकर आया गया। अकॉर्डिंग टू द लॉ, इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर गिव्स अप हिज मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोट कॉन्ट्रेरी टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी, पार्टी के हिसाब से वोट नहीं किया जाता, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। 1985 का अलाउड 1/3 और मोर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्टी टू मर्ज विद अनदर पार्टी विदाउट बीइंग डिस्क्वालीफाइड। तो आप कहेंगे कि सर आपने तो 2/3 बताया था या 1/3 लिखा है, जस्ट वेट फॉर इट, क्योंकि ये 1985 का एक्ट जो था उसके हिसाब से 1/3 कहा गया था। एक अमेंडमेंट आई 2003 के अंदर, मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर मर्जर इज 2/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्टी, ठीक है। तो ये 2/3 आगे जाकर कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि देखिए जो इंडिविजुअल है, आप तो ये कह रहे हैं कि पार्टी के अगेंस्ट में आप वोट भी नहीं कर सकते, तो क्या इंडिविजुअल की कोई थिंकिंग नहीं है? तो काफी सारे लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया कि आप तो इंडिविजुअल के सोचने का, उसके डिसीजन लेने का राइट ही छीन रहे हैं। तो राइट्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू टेक अ पोजीशन जो कि उसकी पार्टी से भिन्न हो सकती है, उसकी पार्टी से अलग हो सकती है, वो चीज आपने पूरी तरीके से कर्टेल कर दी। यहां पर यह भी बताया गया कि ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है ये एंटी डिफेक्शन लॉ। खैर इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि व्हाट इज योर ओपिनियन, क्या आपको लगता है कि ये इफेक्टिव रहा है या नहीं। चलिए खैर इससे आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 सिपरी को लेकर है। पूछा गया सिपरी को लेकर बताएं कौन सी यहां पर कंट्री जो है सिपरी के हिसाब से न्यूक्लियर आर्म्स को पोजेस करती है? जर्मनी, फ्रांस, जापान। 3 नाम दिए गए, सोच समझ के आंसर करिएगा कि सिपरी जो है, आपको याद होगा सिपरी के बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन दिया है, जो कि बताती है कि किस कंट्री के पास कितने ज्यादा न्यूक्लियर आर्म्स है। इसके हिसाब से कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जिसके पास यहां पर इन तीनों में से न्यूक्लियर आर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। अभी द हिंदू के अंदर न्यूज थी, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के बारे में बताया गया कि अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक तरफ तो चाइना है,
एक तरफ पाकिस्तान है, ये दोनों अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया को भी इसे इंक्रीज करना ही पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है। ठीक है, तो स्वीडिश थिंक टैंक है ये सीप्री, इसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई थी। अगर हम बात करें इसके सीप्री के हिसाब से, देयर आर 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स। तो यहां पर अगर बात करी जाए सीप्री के बारे में, तो इसके हिसाब से यूएस, रशिया, मैं लिख देता हूं यहां पर नाम, यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस इज देयर, इनके पास भी न्यूक्लियर आर्सेनल है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के बारे में तो बता ही दिया कि ये तीनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, तो चाइना, इंडिया, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इसराइल, नॉर्थ कोरिया के पास भी सीपीरी के हिसाब से न्यूक्लियर आर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या यहां पर फ्रांस ही एक ऐसा नाम है जो हमें दिखाई दे रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। ये पर्टिकुलर ग्राफिक जो है ये मैंने सीपरी की वेबसाइट से जो लेटेस्ट डेटा इनके द्वारा दिया गया वहां से लिया है, और इसमें भी आप देखेंगे जो कंट्रीज के नाम दिए, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल, नॉर्थ कोरिया का नाम यहाँ पर दिया गया। चाइना इज इन द मिडल ऑफ अ सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन इन्वेंट्री, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो अपीयर टू बी एक्सपेंडिंग देयर न्यूक्लियर आर्सेनल, ऐसा स्वीडिश थिंक टैंक ने अपनी ईयरबुक 2021 के अंदर मेंशन किया। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इस क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एडीपी आजकल काफी न्यूज में है, इसको लेकर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2018 एंड इज स्पीयरहेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था और लीड कौन कर रहे हैं इसको, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ये 112 जो मोस्ट डेवलपमेंटली चैलेंज डिस्ट्रिक्ट है उनके ऊपर फोकस करता है, ताकि उनको भी आगे एनकरेज किया जा सके। इट इज स्टीयर्ड बाय नीति आयोग इन एक्टिव पार्टनरशिप विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें कोलैबोरेट कौन कौन कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं। चलिए मैं टाइम स्टार्ट कर देता हूं आपका, सोचिएगा इसके बारे में, बिकॉज रिसेंटली जो यूएन बॉडी है उन्होंने सेंटर का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसकी काफी ज्यादा प्रशंसा जो है वो यहाँ पर करिए, काफी ज्यादा इसे अप्रिशिएट किया दैट इट इज वर्किंग क्वाइट फाइन, और यहाँ पर ये जो पूरा प्रोग्राम है अपने आप में काफी बड़ी सक्सेस है। क्योंकि जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे जो कि यहाँ पे जैसे बताया कि डेवलपमेंटली चैलेंज डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, उनके ऊपर फोकस करके उनको इंप्रूव किया गया है। 2018 में प्रधानमंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था और काफी अच्छा स्टेप जो है वो यहाँ पर इसे बताया गया। नीति आयोग जो है इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोलैबोरेट कर रही है, ताकि ऐसे डिस्ट्रिक्ट को आगे लेकर आया जा सके, उनको बढ़ावा दिया जा सके और सबके सामने एक रोल मॉडल के तौर पे उनको प्रेजेंट किया जा सके। क्या यहां पर अगर बात करें जो एजुकेशन एरिया हो, हेल्थ का आपका एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया है, इन एरियाज के अंदर डेवलपमेंट जो है वो यहां पर करी जा रही है। चलिए इससे आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। उससे पहले एरिया ऑफ फोकस की बात करते थे कि ये इस चीज के लिए ऐड किया गया क्योंकि इसी तरीके के जो आपके वेरियस फ्लो चार्ट्स होते हैं, जो आपके ग्राफिक्स हैं, वो आप कोशिश जरूर करिएगा एग्जाम के अंदर बनाने की। आई एम नॉट सेइंग कि अननेसेसरी आपको यहाँ पर जो आपके ग्राफिक्स हैं या फिर जो फ्लो चार्ट्स हैं या फिर जो डायग्राम्स हैं वो जबरदस्ती बनाने, जबरदस्ती नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखिए जो आपका एरिया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का, उसमें कहां कहां पे फोकस किया जाता है वो तो आप लिख सकते हैं ना कि एजुकेशन के ऊपर किया जाता है, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और बीच में अगर आप लिख देते हैं एरिया ऑफ फोकस फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो ये जो चीज है एक अलग से इंपैक्ट डालती है आपके मेंस के आंसर के अंदर, तो इसको आप अच्छे से करिएगा। राइट, चलिए इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको 100 डेज और 200 डेज की सीरीज के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप डेली बेसिस पे अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके अपने यूपीएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इसमें आपको जो एमसीक्यूज के लेक्चर्स होते हैं वो भी मिलते हैं, वेरियस स्टैटिक सब्जेक्ट्स के और करंट अफेयर्स के भी, साथ ही साथ जो आपको क्लास लेक्चर्स होते हैं वो भी इसके अंदर वीडियो की फॉर्म में मिलते हैं। सो बेसिकली आपको करना क्या, डे वाइज इसके अंदर अपने वीडियोस देखते जाना है, जो क्विजेज आते हैं वो करते जाना है, ताकि आपकी तैयारी काफी बेहतर तरीके से हो सके।
जो आपकी तैयारी है वो एट द एंड ऑफ 200 डेज काफी अच्छी होने वाली है। इसी तरीके से आपके पास मिशन यूपीएससी है जिसके अंदर 500 डेज की सीरीज आपको प्रोवाइड करी गई है। खैर ये आप exam.netmock.com पर चेकआउट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर बताया कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्टार्ट्स एट दादरी यूपी और ये दंकुनी वेस्ट बंगाल के अंदर टर्मिनेट होता है। DFC is a high speed and high capacity railway corridor that is exclusively meant for the transportation of the freight. फ्रेट के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही इसे बनाया गया। सोच समझ के आंसर करिएगा। और यहां पर जो आपके कॉरिडोर्स है इसके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है, ऐसा नहीं कि ये कोई नई चीज है, लेकिन क्योंकि PIB के अंदर एक इसको लेकर न्यूज जो थी पब्लिश हुई थी, इंडियन आर्मी जो है, इंडियन आर्मी कंडक्ट्स रेल ट्रायल्स ऑन अ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये पूरी न्यूज थी, इसकी वजह से हमने यहां पर इसके बारे में जो डिस्कशन है वो भी किया। अगर हम बात करें पहली स्टेटमेंट जो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, क्या ये कहां से शुरू होता है? क्या ये दादरी यूपी से शुरू होता है? नहीं, मैंने आपको ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है वो दिखाया भी हुआ है, आपको एक मैप के ऊपर अभी भी दिखाऊंगा। सो इट स्टार्ट्स विद, कहां से शुरू होता है? पंजाब से, लुधियाना के अंदर सानेवाल से शुरू होता है और दंकुनी वेस्ट बंगाल तक जाता है। तो ये चीज तो हमने पहले भी पढ़ी हुई थी, आई होप आपने इसे रिकॉल किया होगा। इट इज अ हाई स्पीड एंड हाई कैपेसिटी रेलवे कॉरिडोर दैट इज एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेट गुड्स एंड कमोडिटीज के लिए। क्योंकि आप जानते हैं होता क्या है, रेलवे के अंदर जो आपकी रेल्स होती हैं, जो आपकी लाइंस होती हैं, बेसिकली उस पे आपकी पैसेंजर ट्रेन भी चलती है, ठीक है, उस पे आपकी फ्रेट ट्रेन भी चलती है। और कई बार आपने देखा है और ज्यादातर यही होता है कि फ्रेट ट्रेन को जो प्रायोरिटी होती है वह नहीं दी जाती, इवन पैसेंजर या फिर आपकी जो दूसरी ट्रेन, पैसेंजर में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, उन ट्रेन को यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है, जिसकी वजह से फ्रेट ट्रेन जो कि एक्चुअल में इंडियन रेलवेज को रेवेन्यू करके अर्न करके दे रही है उसको यहां पर पीछे रखा जाता है, जिसकी वजह से बिजनेस को भी नुकसान होता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि उनके द्वारा मंगाया गया सामान उन तक कब पहुंचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो यहां पर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनलार्ज करके आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे लुधियाना से ये शुरू होकर सानेवाल से लेकर आपका दंकुनी तक जा रहा है। इस तरीके से ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को लेकर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर पूछा गया है Which of the following statement is not correct about Election Commission of India? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में न्यूज में थे, क्यों थे वो बताऊंगा अभी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछे कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ सही नहीं है वो बताना है आपको। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन एंड स्टेट्स इलेक्शन जो होते हैं वो इनके द्वारा मैनेज किए जाते हैं। द बॉडी एडमिनिस्टर इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया एंड ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे इलेक्शन जो मेजर इलेक्शन होते हैं वो इनके द्वारा कराए जाते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन हैज नो जुरिस्डिक्शन इन द मैटर और पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो पोस्ट इलेक्शन जो डिस्क्वालिफिकेशन होती है उसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। सोच समझ के आंसर करिएगा। 10 सेकंड्स मैंने आपके शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस जो थी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की वो यहां पर ऑर्गेनाइज करी थी। CAC ने एम्फोसाइज किया वोटर सेंट्रिक सर्विसेज को कि वो हमें स्विफ्टली और एफिशिएंटली जो है लोगों तक प्रोवाइड करनी है। अगर बात करी जाए पहली जो स्टेटमेंट है क्या वो करेक्ट है? सोचिए। तो यस, आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उन्हें राज्य के जो इलेक्शंस होते हैं और जो आपके यूनियन इलेक्शंस होते हैं, बेसिकली पार्लियामेंट के जो आपके MPs MLAs के जो इलेक्शंस होते हैं वो कराने के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं वो भी इनके द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो आपके यहाँ पे ठीक है। इट इज एन कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, बिल्कुल ठीक है। रिस्पॉन्सिबल है, ऑटोनोमस है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑटोनॉमी नहीं देंगे तो फिर यहाँ पर हमेशा उनके ऊपर ब्लेम किया जाएगा कि उन्होंने पार्शियलिटी करी है। ठीक है, अगर हम तीसरी स्टेटमेंट की बात करें, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन हैज नो जुरिस्डिक्शन इन द मैटर, क्या ये बात सही है? देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इन द मैटर ऑफ पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि इलेक्शन उनके द्वारा कराए गए हैं, हो सकता है उनसे यहाँ पर कोई चीजें पूछी जाए। हालांकि जो चीजें उनसे पूछी जाएंगी वो डिटर्मिनिंग नेचर या मैंडेटरी नेचर की नहीं होंगी, वो इस चीज के अंदर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन रखते हैं और उनसे एडवाइस जो इस चीज के अंदर वो दे भी सकते हैं और वो मांगी भी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर नो जुरिस्डिक्शन की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और आपको बताना क्या था? आपको गलत ही बतानी थी स्टेटमेंट, आंसर हो जाएगा सी। PIB के अंदर आर्टिकल था तो वहां से ये न्यूज जो है वो बनाई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर है। राज पर्बा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कौन से राज्य के अंदर ये पर्टिकुलर फेस्टिवल जो है इसे सेलिब्रेट किया जाता है? क्या तमिलनाडु के अंदर, तेलंगाना के अंदर, उड़ीसा या फिर उत्तराखंड के अंदर? अगेन PIB के अंदर इसके बारे में भी मेंशन किया गया था। PM ने अपनी जो बेस्ट विशेस है वो इस राज्य के लोगों को दी है। राजप्रभा जल्दी से बताएं कहां का ये फेस्टिवल है? स्टेट ऑफ ए क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है UPSC एग्जाम के अंदर। नाउ
द आंसर इज उड़ीसा। तो उड़ीसा के लोगों को यहाँ पे बधाई जो है वो दी गई है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो राजप्रभा जो है इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, तो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। मिथुन संक्रांति, ठीक है, तो मिथुन संक्रांति के तौर पे भी इसे जाना जाता है। 3 दिन का लंबा फेस्टिवल होता है ये, और विमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा के अंदर। सेकंड डे ऑफ फेस्टिवल को जो है वो भी सिग्निफाई करता है कि जो सोलर मंथ ऑफ मिथुन है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सीजन ऑफ रेन को स्टार्ट होने के लिए भी इसे एक तरीके से सिग्निफिकेंट माना जाता है। चलते हैं यहाँ से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। नाउ अगेन क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। रायमोना नेशनल पार्क अभी तो काफी टाइम से न्यूज में है, लेकिन ध्यान रखिएगा रायमोना के अलावा 7 नेशनल पार्क के नाम आपको मुझे बताने, बिकॉज ये चीज तो हम कब से डिस्कस कर चुके हैं हिंदू एनालिसिस में भी, मैंने आपको काफी बार बताया ये कि रायमोना नेशनल पार्क कहां पर लोकेट करता है। लेकिन आप अपने आपको 1 मार्क तभी दीजिएगा जब आपको 7 के 7 नाम जो है वो याद आते हैं, बिकॉज वी नो इट इज इन असम। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, जिसमें 6th नेशनल पार्क जो था वो रायमोना बना है, और 7th कौन सा बना है बताइए, दिहिंग पटकाई, जिसमें दिहिंग क्या है रिवर का नाम है, पटकाई क्या है रेंज का नाम है। लेकिन इससे पहले भी 5 हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क है, और ये 7 होने की वजह से जो असम है वो तीसरा बड़ा ऐसे टेरिटरी इंडिया के अंदर बन गए जिसके अंदर 7 नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार के बाद। ना उन 5 के नाम मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि 7 के नाम बता पाएंगे तभी अपने आपको 1 मार्क दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 6th और 7th जो मैंने है वो तो आपको बता दिया, आपका रायमोना है, 7th कौन सा है दहींग पटकाई है। लेकिन इससे पहले सबसे पहले तो जिनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है उनके नाम, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी वजह से इनको अलग से क्लब कर रहा हूं। काजीरंगा और मानस, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है, इसलिए इनको अलग कर दीजिए। फिर आते हैं 3, 4, 5, कौन कौन से, ओरांग, ठीक है, ओरांग के बाद और कौन सा है नमेरी, ठीक है, एंड देन डबल नेम है उसका जल्दी से पता है डिब्रू सैकोवा, डीएस। ठीक है, तो यहाँ पे डीपी है, यहाँ डीएस है, ध्यान रखिएगा। काजीरंगा, मानस, ओरांग, नामेरी, डिब्रू सैकोवा, रायमोना एंड देन दहींग पटकाई। तो ये 7 नाम आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इनको मैप के ऊपर भी लोकेट करना जरूरी है। मैं कोशिश करूंगा इस बार जो मैप का क्वेश्चन होगा उसमें इन पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क है इनको ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लगाकर देखेंगे, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा हो गए हैं अभी। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, हॉट स्प्रिंग, गलवान वैली, सियाचिन ग्लेशियर को आपको कहां लगाना है, आपको नॉर्थ टू साउथ लगाना है। ठीक है, तो हॉट स्प्रिंग है, गलवान वैली है, सियाचिन ग्लेशियर, सोचिए इसके बारे में। इसमें से कुछ चीजें तो मैंने आपसे पूछी हुई हैं, क्योंकि मुझे याद है मैंने आपसे गलवान वैली के बारे में पूछा था, और उसके साथ मैंने NJ 9842 पॉइंट्स के बारे में भी आपसे पूछा था। सियाचिन ग्लेशियर, हॉट स्प्रिंग आपको नई चीजें दी हैं। लेट्स सी आपकी वो वाली मेमोरी, क्योंकि देखिए पुराने लेक्चर्स आपको हमेशा नए लेक्चर को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि अगर आपने पहले मॉक टेस्ट करे हैं या फिर पुराने पेपर्स दिए हैं, मान लीजिए 2011 में 10 में पेपर दिए और फिर 2014 में दे रहे हैं, 15 में दे रहे हैं, या फिर 2020, 18, 19 में पेपर दिए, 2021 में दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो इन्फॉर्मेशन आपने उस पर्टिकुलर पेपर में अपनी यूज करी होगी वो आपको आगे के पेपर में हेल्प करता है। दैट इज द रीजन हम मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। यहां पर मैंने आपसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन एक पहले भी पूछा हुआ है। लेट्स सी कि कितने लोग उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करके यहां पर आंसर ठीक कर पाते हैं। सोचिए हॉट स्प्रिंग, गलवान वैली, सियाचिन ग्लेशियर, आपको क्या लगाना है, इसे नॉर्थ टू साउथ लगाना है। मतलब अगर आप देखें ईस्ट टू वेस्ट होता है, फिर ऊपर नॉर्थ है, नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे आना है आपको, सोचिएगा। चलिए आई होप आपने अपने आंसर के बारे में सोच लिया होगा। अभी मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। देखिए एग्जाम में मैप तो मिलेगा नहीं, तो हमें ये चीजें विजुअलाइज ही करनी पड़ेंगी। यहाँ पर देखिए एक बार थोड़ा सा मैं इसे बड़ा भी कर देता हूँ, तो कि चीजें आपको और भी आसानी से दिखे। तो यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर, ये हमारा एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाइटेड पॉइंट है, और सियाचिन ग्लेशियर सबसे नॉर्थ में है। उसके नीचे आएंगे थोड़ा सा एक्साई चीन वाला रीजन है यहाँ पर, और ये जो पार्ट है चाइना के कब्जे में है। गलवान वैली आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ये एक हॉटबेड बना हुआ था कुछ दिन पहले भी, और दोनों फोर्सेस जो थी, इंडियन फोर्सेस भी और चाइनीज फोर्सेस भी आपको यहाँ पर दिखाई दी थी, न्यूज में भी काफी रहता था। उसके नीचे हॉट स्प्रिंग का एरिया, जहां पर कहा जाता है कि अभी भी जो फोर्सेस हैं अभी भी तैनात है, वो पीछे नहीं हटी है। ठीक है, तो सबसे पहले सियाचिन ग्लेशियर, फिर आपका है गलवान वैली, और फिर आपका है हॉट स्प्रिंग। देख लेते हैं अब अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आकर। तो सबसे ऊपर क्या था, सियाचिन ग्लेशियर, फिर गलवान वैली, फिर हॉट स्प्रिंग। तो 3, 2, 1 जो आपका है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द करेक्ट आंसर। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 18 जून पर हम पहुंच चुके हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में डिस्कशन हमारा होने वाला है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को देखेंगे, डीप ओशन मिशन, अपेडा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, देन आपका जलगांव बनाना के बारे में डिस्कशन होगा, INSTC के बारे में जानेंगे,
अफ्रीकन सवाना के बारे में डिस्कस करते हुए अकीपिकी ट्राइब के बारे में जानेंगे और फाइनली एक आपका मैप रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। द हिंदू के अंदर आर्टिकल था जिसमें कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए और इसकी ट्रांसपेरेंसी की लाने की जरूरत भी और इसको मॉनिटर करने की भी जरूरत है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मॉनिटरिंग के लिए क्या चीजें करी जाएंगी। फिलहाल पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दी है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि दीज बॉन्ड्स आर रिडीम्ड इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। तो ये जो पर्टिकुलर आपके बॉन्ड्स होते हैं ये रिडीमेबल होते हैं कहां पर, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी के एक डेजिग्नेटेड अकाउंट के अंदर। सेकंड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको ऑथोराइज किया गया है कि ये जो पर्टिकुलर आपके बॉन्ड्स होते हैं इनको एनकैश कराने को लेकर। देन दीज बॉन्ड्स आर इशूड इन मल्टीपल ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। सोच समझ के आंसर करिएगा। टाइम में आपका स्टार्ट कर देता हूं। तीनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। क्या यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ऑथराइज करता है, वैलिडिटी 15 डेज की रहती है, क्या मल्टीपल यही होते हैं, क्या हायर लिमिट इसकी नहीं होती है, सोचिए और फिर डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो यस, दीज बॉन्ड्स आर रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट, जो कि किसका होता है, जो कि रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी का होता है। और इसको लेकर कल मैंने जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपको पढ़ाया था, क्राइटेरिया भी बताया था कि कौन सी पार्टी जो है वो इसको ले सकती है। यह आपको याद आया, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बनना शुरू कर देंगी ताकि इस तरीके की फंडिंग को लिया जा सके। लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया था। अगर आपको कल वाला क्वेश्चन का आंसर याद है, एक्सप्लेनेशन मेरी याद है, तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो पहली जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी डेजिग्नेटेड अकाउंट में इसको डालती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है बात। अगर हम तीसरी स्टेटमेंट की बात करें तो यस, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के मल्टीपल्स में ये आते जिसकी कोई भी अपर लिमिट नहीं होती। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा 15 डेज के अंदर इसे डिपॉजिट कराना होता है। बात तो बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेजिग्नेट किया गया, ये ध्यान रखिएगा। इट इज नॉट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। व्हाई एम आई आस्किंग दिस क्वेश्चन, ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। यहाँ पे कहीं ना कहीं चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इस बार इस क्वेश्चन के एग्जाम में पूछे जाने के। तो आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि सिर्फ आपकी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इज नॉट करेक्ट अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको यह भी बताया था कि वेस्ट बंगाल में जो भी इलेक्शंस हुए थे वहां पर हाईएस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो थे उनको डोनेट किया गया था। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, यूएनडीपी, यूनेस्को। यहां पर फाइनेंशियल टाइम्स से क्वेश्चन बनाया गया है, रिसेंटली न्यूज में था। अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रीसेंट डेटा यहां पर कहा गया है, इट विल नाउ टेक 135 ईयर्स टू रीच जेंडर पैरिटी अप फ्रॉम अबाउट 100 ईयर्स इन 2020। तो यहाँ पे 2020 में कहा गया था कि पूरी दुनिया के अंदर जेंडर पैरिटी आने में 100 साल लग सकते हैं, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि विमेन और मेन के बीच में हमारी सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अभी पेंडेमिक के बाद 2021 के अंदर जो डेटा दिया गया उसमें यह कहा गया कि इस चीज को 135 साल अब लगने वाले हैं। ये जो डेटा है यहां पर लेकर आया गया है, आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है लाई गई है। तो आंसर क्या है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन लेकर आता है। और अभी बताया गया 135 प्लस ईयर्स लगेंगे ग्लोबल जेंडर गैप को क्लोज करने में, ऐसा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कहा गया। अनदर जनरेशन ऑफ विमेन विल हैव टू वेट फॉर जेंडर पैरिटी अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, अनलाइक की या फिर अनलेस की हम कुछ ऐसी स्टेप्स जो है फ्यूचर में लेना शुरू करें जिससे ये जो जेंडर गैप है वो जल्दी फिलअप हो जाए। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जानते हैं, जो कि डीप ओशन मिशन को लेकर है। पूछा गया डीप ओशन मिशन के बारे में बताइए, करेक्ट यहां पर क्या है। 3 स्टेटमेंट्स हैं। पहली कहती है इट्स अ मिशन मोड प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस विल बी द नोडल मिनिस्ट्री जो कि इसको इंप्लीमेंट करेगी, हो सकता है। द प्रोग्राम विल कंसिस्ट ऑफ अनमैन्ड सबमर्सिबल ओनली टू एक्सप्लोर द सीबेड। तो सीबेड को एक्सप्लोर करने के लिए अनमैन्ड सबमर्सिबल्स का यूज किया जाएगा। सोच समझ के आंसर करिएगा। 10 सेकंड्स में आपके स्टार्ट कर देता हूं। पीआईबी के अंदर ये न्यूज थी जहां पर कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था डीप ओशन मिशन का, ठीक है। तो क्योंकि पीआईबी से भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान रखिएगा आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके करंट अफेयर्स में पीआईबी से, तो खासतौर पे अभी ट्रेंड शुरू हुआ है पिछले कुछ साल से कि पीआईबी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी न्यूज़पेपर की बात करें तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी आप पढ़ सकते हैं, प्रेफरेबली द हिंदू। चलिए, इट्स अ मिशन मोड प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी ठीक हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री रहने वाली है दिस मल्टी इंस्टीट्यूशनल एम्बिशियस मिशन को लेकर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। अगर हम बात करें तीसरी स्टेटमेंट की, प्रोग्राम विल कंसिस्ट ऑफ अनमैन्ड सबमर्सिबल, यहां तक बात होती तो ठीक था, लेकिन ओनली की वजह से गलत हो जाता है क्योंकि मैन्ड एज वेल एज अनमैन्ड
सबमर्सिबल जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा सी बेड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट्स आपकी ठीक है डीप ओशन मिशन को लेकर, बाकी स्टेटमेंट्स में थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी थी वो इनकरेक्ट हो जाती है। डीप सी माइनिंग थ्रू अंडर वाटर व्हीकल्स एंड अंडर वाटर रोबोटिक्स का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा। और आपको पता है डीप ओशन मिशन के अंदर काफी सारे आपके जो रिसोर्सेज है जिसमें मैग्नीज निकल की बात करी जा रही है वो भी अवेलेबल है, उनको भी यहाँ पर एक्सप्लोर जो है करने की बात करी गई है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है अपेडा को लेकर। नाउ अपेडा वाज वंस अगेन न्यूज, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, इकोनॉमिक टाइम्स से क्वेश्चन बनाया गया है। तो अपेडा को लेकर पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन इसको लेकर सही है। इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट सर्विस एंड लिंक्स इंडियन एक्सपोर्ट टू द ग्लोबल मार्केट। पॉसिबल है कि हमारे एक्सपोर्ट को एक ग्लोबल मार्केट के साथ लिंक करता है। अपेडा एक एपेक्स बॉडी है जो कि ऑथराइज करी गई अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये भी पॉसिबल है कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा इसे ऑथराइज किया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, वो न्यू दिल्ली में है, और इसके 5 रीजनल ऑफिस जो है वो भी अलग अलग जगह पर लोकेट करते हैं। योर टाइम इज स्टार्टेड, 9 सेकंड्स आपके पास है, जल्दी से आंसर करें। नॉर्थ ईस्ट में स्प्रिंग अप एज अ पोर्क एक्सपोर्ट हब। अपेडा ने कहा है कि जो अपेडा के चेयरमैन ने कहा है रादर कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहां से पोर्क को एक्सपोर्ट किया जा सकता है बाकी कंट्रीज के अंदर, क्योंकि बाकी कंट्रीज के अंदर पोर्क की काफी ज्यादा डिमांड होती है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है तो नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी के लिए भी, उनके डेवलपमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यूजुअली देखा है नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है थोड़ा सा निगलेक्टेड रहता है। ठीक है, तो उस चीज को खत्म करने के लिए और डेवलपमेंट में इक्वालिटी लाने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम काफी सारी चीजें करती रहती है, और यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। खैर, यहाँ आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट सर्विस। तो यस, अपेडा का काम क्या है आपको बताएं। यहाँ पे अपेडा के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं, एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड को एक्सपोर्ट करने में इसका मेजर रोल रहता है, और ये आती है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर, ध्यान रखिएगा। तो ऑथराइजेशन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा लग सकता है कि दिया गया हो, बट इट इज बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री, ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली करेक्ट है। तो पहले तो अगर सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते, सिर्फ आपको इतनी बात पता होती अपेडा के बारे में कि ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो आप ए सी और डी को एलिमिनेट कर देते और सीधा आपका आंसर हो जाता बी। अगर आपको नॉलेज नहीं भी थी पहली और तीसरी स्टेटमेंट के बारे में, तो यस, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और अलग अलग जगह पे इसके रीजनल ऑफिस जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं अपेडा। ठीक है, इसी तरीके से मपेडा भी है। मपेडा इज कंसर्निंग जो आपके मरीन प्रोडक्ट्स है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें डबल करना है अपने एक्सपोर्ट को, और उस एक्सपोर्ट को डबल करके हमें अपनी फार्मर्स की जो इनकम है उसको भी यहां पर डबल करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। सो वी आर हाफ वे थ्रू। एडीबी को लेकर, एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये क्वेश्चन भी पीआईबी में एक आर्टिकल दिया गया था, वहां से बनाया गया है। तो यहां पर पहली स्टेटमेंट कहती है चाइना होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर इन एडीबी। हो सकता है द एम ऑफ एडीबी इज सोशल डेवलपमेंट बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन द एशिया पैसिफिक। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1966 विद द हेड ऑफिस एट मनीला। जल्दी से बताएं, कुछ चीजें तो हमने डिस्कस कर रखी हैं, आपको रिकॉल हो रही होंगी। यहाँ पर एडीबी इंडिया साइन $484 मिलियन रादर लोन टू अपग्रेड रोड नेटवर्क इन तमिलनाडु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो एडीबी ने इंडिया के साथ एक ये जो $484 मिलियन का एक अग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर साइन किया है और लोन देने की बात करें ताकि तमिलनाडु के अंदर रोड क्रिएट करी जा सके। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एरियाज के अंदर एडीबी पैसा देता है और इंडिया को भी काफी ज्यादा पैसा और हेल्प इससे मिलती है। ठीक है, अगर हम एडीबी की बात करें, आप जानते हैं दिस इज नॉट द चाइना डोमिनेटेड बैंक बिकॉज इट इज द जापानीज एंड यूएस डोमिनेटेड बैंक, क्योंकि सबसे बड़ा शेयर जो है वो जापान और यूएस का है, क्योंकि दोनों ही नंबर 1 पे है विद द सेम होल्डिंग 15.6% ईच। ठीक है, तो पहले तो ये दो कंट्रीज आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे कौन सी कंट्री होगी यहां पर बताएं, ये डिस्कस किया हुआ है हमने बिल्कुल। इसके बाद है चाइना एट 6.4% और फिर इंडिया का नंबर आता है, इंडिया जस्ट आफ्टर दैट 6.3%। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया which is at 5.8%. नंबर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट रैंकिंग आपको पता होनी चाहिए किसका शेयर यहां पर ज्यादा है और किसका कम है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना होल्ड्स द लार्जेस्ट शेयर, नहीं, ये जो चाइना है अपने जो AIIB वाले बैंक से वहां पर तो इसका शेयर ज्यादा है, लेकिन यहाँ एडीबी के अंदर ज्यादा नहीं है। एम ऑफ एडीबी यही है कि कैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। और एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मैंने आपको ये चीज बता रखी है। बैंक को हम क्या कहते हैं, मनी ला, मनी मंगवाते हैं इससे, राइट। एडीबी को कहते हैं मनी ला और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है,
फिलीपींस मनीला के अंदर। तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाती है, आंसर विल बी सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो एडीबी ने अभी लोन दिया है, ध्यान रखिएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसे कि 1966 में एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर यू नो कि कहां पे इसका लोकेट करता है, मनीला फिलीपींस के अंदर। और ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए भी टाइम टू टाइम इंडिया को हेल्प करता रहता है। इवन कोविड टाइम में भी इसने इंडिया को हेल्प किया था। एडीबी जो है वो वर्ल्ड बैंक की लाइन पर ही बनाया गया था, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। जो आपकी स्पेक्ट्रम की सीरीज है, पॉलिटी की सीरीज है, इसको आप एनरोल कर सकते हैं। इवन 100 डेज 200 डेज की जो सीरीज है वो भी आप एनरोल कर सकते हैं, ताकि डेली बेसिस पे आपकी तैयारी हो सके अगर आप 2021 में एग्जाम देने जा रहे हैं। सो दीज क्रैश कोर्सेज, चाहे वो 100 डेज हो 200 डेज हो, वो आपको एग्जाम को क्रैक करने में काफी हेल्प करेंगे। बिकॉज डेली बेसिस पे आपको जो असाइनमेंट्स है इसके अंदर वो दिए जाते हैं, वीडियोस यू कैन वॉच। इसके अलावा वीडियोस के साथ साथ जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है वो भी इसके अंदर कर सकते हैं। इवन राइटिंग असाइनमेंट्स, मेंस की जो आंसर राइटिंग है उसके असाइनमेंट्स भी यहां पर आपको मिल जाते हैं। exam.network.com पर जाकर आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। सो इसी तरीके से 500 डेज का भी कोर्स है मिशन यूपीएससी 2022, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि जीआई सर्टिफाइड जलगांव बनाना के बारे में पूछा गया। कौन से राज्य से आता है? असम, उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र। नाम अगर आपको थोड़े बहुत भी डिस्ट्रिक्ट्स का आइडिया है तो इसका आंसर करना आपके लिए इजी होगा। पीआईबी में ही इसके बारे में मेंशन किया गया था, क्योंकि जीआई सर्टिफाइड जलगांव बनाना जो है अभी हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कहां पर? दुबई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा रहा है ये पर्टिकुलर जीआई टैग बनाना। और जीआई टैग कितने टाइम के लिए दिया जाता है? 10 ईयर्स के लिए। किसके द्वारा दिया जाता है? डीपीआईटी के द्वारा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, पता है किस मंत्रालय के द्वारा? किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जिसके अंतर्गत डीपीआईटी आता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये आता है महाराष्ट्र से। जलगांव इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, और वहीं से ये बनाना को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कहां पर? दुबई के अंदर। चलिए, तो ध्यान रखिएगा जलगांव बनाना के बारे में भी। यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन नंबर 7, जो बात कर रहा है आईएनएसटीसी के बारे में पूछा गया। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, आईएनएसटीसी जो है, इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। इट इज अ कॉरिडोर टू इंक्रीज ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। रशिया इंडिया के बीच में ट्रेड को बढ़ाने के लिए है, हो सकता है। रशिया, इंडिया, चाइना जो है इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। द ट्रेड रूट इज 7200 किलोमीटर लॉन्ग एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रेट इज थ्रू द मल्टी मॉडल नेटवर्क ऑफ रोड, शिप एंड रेलवे। तीनों ही इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। सोच समझ के आंसर करिएगा, 10 सेकेंड्स आपके हाथ में है। अभी रिसेंटली न्यूज थी कि इंडिया बैक ग्लोबल ट्रांजिट कॉरिडोर आईएनएसटीसी जो है, दैट कुड बी एन ऑल्टरनेटिव टू द सुएज कैनाल। सुएज कैनाल को एक काफी स्ट्रेटेजिक पॉइंट माना जाता है, तो उसका ऑल्टरनेटिव के तौर पे ये आईएनएसटीसी जो है वो काम कर सकता है। ये जो कॉरिडोर है ये ट्रेड रिलेशन बढ़ाने वाला है इंडिया रशिया के बीच में। तो पहली जो स्टेटमेंट वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करिए तो अग्रीमेंट जो था वो 2002 में साइन किया गया था, और इसके फाउंडिंग मेंबर्स में कौन कौन थे? रशिया था, इंडिया था, ईरान था। ठीक है, चाइना जो है उसको तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखा जा रहा है, तो चाइना इसके अंदर शामिल नहीं है। चाइना का अपना बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ओबीओआर एग्जिस्ट करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, द ट्रेड रूट इज 7200 किलोमीटर लॉन्ग, क्या है 7200 किलोमीटर लंबा है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रेट तीनों मॉडल से होगा, रोड के माध्यम से, शिप के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से। तो यस, तीसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट हो जाती है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? 1 और 3 नहीं, 1 और 3 तो आपका ऑप्शन में भी नहीं है। आंसर विल बी ए, क्योंकि आपका यहाँ पर इनकरेक्ट आपको आंसर देना था, ना कि करेक्ट वन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दीज आर द रूट्स जो कि इसके थ्रू बनाए जा रहे हैं। ये ईरान से होता हुआ आप देख सकते हैं जा रहा है, राइट। पाकिस्तान को हमने बाईपास किया है, और शिपिंग रूट कुछ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सुएज कैनाल जो है वो बंद होता है तो ये आपका नेटवर्क जो है यूज किया जा सकता है। ऑल्टरनेटिव रहने वाला है सुएज कैनाल के लोग के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे विच आर द मेंबर स्टेट्स ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो कौन कौन इसके मेंबर्स हैं? तो देखिए, इंडिया, ईरान और रशिया तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, देयर आर 13 मेंबर स्टेट्स ऑफ आईएनएसटीसी प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया, ईरान, रशिया के अलावा अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ये आपको यहाँ पे कंट्रीज दिखेंगी, और बेलारूस है, तजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ओमान भी इसमें शामिल है, टर्की, सीरिया, यूक्रेन भी इसमें शामिल है। बुल्गारिया जो है उसको ऑब्जर्वर स्टेट इसके अंदर अभी बनाया गया। खैर, यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। इंडिया वाइल्ड लाइफ टीम विल ब्रिंग अफ्रीकन सवाना चीता टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। चीता जो है हमारे यहाँ पर लुप्त हो गए, और उसके बाद हमने कोशिश करी ईरान से इसको लेकर आने की, लेकिन ईरान ने क्या किया? ईरान ने मना कर दिया हमें, तो एशियाटिक चीता हमें नहीं मिल सका। लेकिन अफ्रीकन चीता को लेकर हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर कंट्री को कन्विंस कर लिया। उस कंट्री का नाम मुझे जरूर बताइएगा। आपसे इस वजह से पूछ रहा हूं क्योंकि कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। लेकिन फिलहाल इजी क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि इसे कौन से नेशनल पार्क के अंदर लेकर आया जा रहा है। सो इंडियन वाइल्ड लाइफ टीम
जो है वो अफ्रीकन सवाना के अंदर जुलाई मतलब अगले महीने विजिट करने वाली है, ताकि ये जो पूरा रेलोकेशन किया जाएगा कहां पर, एमपी के अंदर कूनो नेशनल पार्क के अंदर, इस चीज को लेकर पूरी तैयारी जो है वो करी जा सके, ताकि ऐसा नहीं हो कि अफ्रीकन चीता यहां पर लाया जाए और वो यहाँ पे एनवायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर अडेप्ट ना कर पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर जो लोकेट करता है वहां पर इसको लेकर आया जा रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हक्की पिक्की ट्राइब के बारे में है। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया। हक्की पिक्की ट्राइब रिसेंटली इसे न्यूज में देखा गया था, ये कौन से राज्य से आती है, क्या ये झारखंड से आती है, नागालैंड, असम या फिर कर्नाटका। टाइम मैं आपका स्टार्ट कर देता हूं, थिंक अबाउट इट, कौन सी जगह से ये आती है। वेरियस लोकेशंस आपको दे रखी हैं, झारखंड, नागालैंड, असम, कर्नाटका। आंसर करिए यहां पर। ओके, सो हक्की पिक्की ट्राइब अभी न्यूज में थी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिम्स भी दे देता हूँ। वैसे ये कर्नाटका से आती है, रीजन भी बता देता हूँ। वैसे तो कोविड-19 को लेकर भी ये न्यूज में थी। रिसेंटली सम पीपल ऑफ हक्की पिक्की ट्राइब, उन्होंने कोविड-19 जो था उसको सर्वाइव किया था, जिसकी वजह से हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। हक्की पिक्की ट्राइब जो है सेमी नोमैडिक ट्राइबल पीपल है। दे हैव 4 क्लैंस, जिनके नाम भी वैसे मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसमें आपको गुजरातियों, कालीवाला, मेवाड़ा, पनवारा, ये इनकी 4 आपकी क्लैंस है। बट दीज थिंग्स विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। बट यस, हक्की पिक्की के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि कोविड को लेकर भी ये न्यूज में थी और ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उनको लेकर क्वेश्चन वैसे भी पूछे जा सकते हैं। दे स्पीक मेनी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे कन्नड़ा भी वो बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, तेलुगु भी, मलयालम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी लैंग्वेजेस वो बोल सकते हैं। हक्की पिक्की का मतलब क्या है, लास्ट टाइम जब ये क्वेश्चन डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था। अगर आप में से किसी को याद है तो जरूर बताएगा, क्योंकि रिकॉलिंग जो है वो आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। याद आ रहा है आपको, मैंने आपको बताया था कि हक्की पिक्की का मतलब होता है बर्ड कैचर्स। सो दीज पीपल आर द बर्ड कैचर। ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब है कर्नाटका के अंदर। अगर हिस्ट्री की बात करी जाए, हक्की पिक्की ट्राइब कम्युनिटीज, इट हैज अ रिच हिस्ट्री और एंसेस्टर रिलेशन जो इनके रहे हैं वो राणा प्रताप सिंह से रहे हैं। ठीक है, हक्की पिक्की ट्राइब कम्युनिटी, दे आर द क्षत्रिय और वॉरियर ट्राइबल कम्युनिटी हु हैड टू माइग्रेट टू सदर्न इंडिया, जब मुगल किंग्स ने अटैक करना उनके ऊपर शुरू किया था। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया, ध्यान रखिएगा। हक्की पिक्की ट्राइब के ऊपर चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू साउथ। नाउ आई हैव करेक्टेड द क्वेश्चन, अरेंज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो आपको वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस के बारे में। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। वेस्ट टू ईस्ट मतलब इस डायरेक्शन में, कारा सी, बैरन सी, नॉर्थ सी। नाउ मैप रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करने की कोशिश करें। अगर आपको इन तीनों को वेस्ट से ईस्ट में मतलब इस डायरेक्शन में लगाना है, चलिए एक बार मैप के ऊपर दिखा देता हूं आपको, सो दैट यहाँ पे क्लैरिटी जो है थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। तो यहां पर देखेंगे ऊपर सारे सीज आपको दिख रहे हैं, नीचे भी दिख रहे हैं। तो नॉर्थ सी आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर जाएंगे नॉर्वेजियन सी, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में जाना है। देखिए जस्ट अ सेकेंड, हमें इस डायरेक्शन में जाना है, राइट। अब एक बार बड़ा करके इसे देखते हैं। सो नॉर्थ सी है, फिर इसके बाद नॉर्वेजियन, बैरन सी, ये भी हमारे ऑप्शन में था, बैरन सी भी ऑप्शन में है, कारा सी भी ऑप्शन में, लैपटॉप या फिर ईस्ट साइबेरियन सी ऑप्शन में नहीं है। तो सबसे पहले नॉर्थ सी, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, फिर बैरन सी और फिर आपका कारा सी। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो यहाँ पे सबसे पहले था नॉर्थ सी, फिर था बैरन सी और फिर था कारा सी। ठीक है, तो 3, 2, 1 यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर 3, 2, 1 के बारे में बात करी जा रही है, तो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मेंस और इंटरव्यू के ग्रुप में दे आर अवेलेबल, और इसका जो मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है वो 6 बजे हिंदू एनालिसिस में आपको मिल गया होगा। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इस ग्रुप में भी पेस्ट कर दें, ताकि सभी लोग इसका आंसर कर पाए। चलिए, सो यहाँ पर सेकंड चैनल के बारे में भी बता देता हूं। यहां पर आपको हिंदू एनालिसिस मिल जाएगा, आप सर्च करिएगा यूट्यूब के ऊपर नेटमॉक यूपीएससी करके। पहले आपको हो सकता है हमारा नेटमॉक चैनल जो है वो दिखाई देगा, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो सेकंड चैनल है और जो थर्ड चैनल है वो भी यहाँ पर दिख जाएगा, ताकि आप उनसे भी जो मटेरियल आपको आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो मिल सके। जल्दी से अपने मार्क्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ये भी बताइएगा जो टारगेट आपने सेट किया था, वेदर यू अचीव दैट और नॉट। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।